एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लोटस पी के ऊपर एक लड़की खड़ी थी जो कि यही कह रही थी कि हमारे मास्टर की लिमिट खत्म होती जा रही है। वो दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं। और जो जो दो सिस्टर्स गई हैं ताकि उनके लिए मेडिसिन लेकर आए, पता नहीं अब उनका कैसा चल रहा है। जिस पर उसके साथ खड़ा ब्रदर कहता है कि फोर्थ सिस्टर जोंग ली मी, वो कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छी है और स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट भी कर सकती है। फिफ्थ सिस्टर युआन शाओलू, उसके पास मेडिसिन के बारे में अच्छी जानकारी है। और सिक्स सिस्टर योर की बात करें तो वो एक्सट्रीमली स्मार्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें अब जाकर अपने मास्टर के पास जाना होगा क्योंकि उनकी स्पिरिट पावर ख़त्म हो रही है, उनका लाइफ स्पैन भी ख़त्म हो रहा है। हमें वहाँ पर जाकर उसकी हेल्प करना होगी क्योंकि ब्रदर गाओ अपनी तकरीबन तमाम स्पिरिट एनर्जी उनके ऊपर यूज़ कर चुका होगा। वो लड़की कहती है कि बिग ब्रदर ठीक है, जैसा आप कहें मैं भी आपके साथ ही आऊँगी। तभी वहाँ पर एक एनर्जी का फ्यूजन होता है। ये दोनों उसी पहाड़ी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये आवाज़ किस किस्म की थी। जिस पर ब्रदर कहता है कि ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ, लगता है कि हमारे माउंटेन्स की डिफेंस फॉर्मेशन अब ब्रोक हो चुकी है। विद इन हाल सा सीन देखते हैं जहाँ पर इनका मास्टर बैठा हुआ था, उसके साथ ब्रदर गाँव भी था। ब्रदर गाँव अपने मास्टर को ये कह रहा था कि तीनों फैक्शन के लोग जहाँ पर आ रहे हैं उन्हें पता है कि आपकी लिमिट खत्म होने वाली है, तो आपको जल्द से जल्द जागना होगा ताकि उन्हें मजा सिखा सकें। वो दोनों एक दूसरे के साथ माइंड में बातें कर रहे थे। उसका मास्टर उसे कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जाग जाऊँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके साथ निपटा जाए, लेकिन मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं अपनी जगह पर खड़ा हो सकूँ। इस पर गाँव कहता है कि हाँ मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन दुश्मन हमारे दरवाजे पर आ चुके हैं। और इसी के साथ हमें यूनजी को दिखाया जाता है जो कि अब इस दुनिया में रेनकार्नेशन के जरिए पहुंच चुका था। और वो हमें बताने लग जाता है कि मैं जिस बॉडी में रेनकार्नेशन करके आया हूँ इसका नाम है यूनजी, ये एक डिमनिक एम्परर है। इसके अंदर 8 मेजर फैक्शन आते हैं, 6 एलिट्स आते हैं और अब इसकी स्टोरी भी काफ़ी सैड है। इनका जो फर्स्ट डिसेबल था उसका नाम है लिन फेंग, जो कि फार्मर प्रिंस ऑफ दायो डायनेस्टी था, लेकिन उनकी फैमिली को दाउतियान फैक्शन ने ख़त्म कर दिया। इनके पास जो सेकंड डिसिपल है उसका नाम है जुआन जेजी और ये 5 क्लाड गोल्डन ड्रैगन में से बिलोंग करते हैं। इसकी वजह से जैंगलोंग फैक्शन के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। और थर्ड डिसिपल का नाम है गाओ, जो कि यहाँ पर बैठा इसकी हेल्प कर रहा था। ये गॉड क्लैन का डिसेंडेंट है और इसके पीछे 2 मेजर फैक्शन लगे हुए हैं ताकि इसके क्लैन को ख़त्म किया जा सके और इसके ब्लड की मदद से गॉड टायर मेडिसिन बन सकती है। और जो फोर्थ डिसिपल है उसका नाम है जोंग लीमी, जो कि डीमन क्लैन में पैदा हुई थी। उसके पीछे भी कुछ लोग लगे हुए थे, तो मैंने उसे अपने आर्टिफैक्ट में छुपा लिया था ताकि कोई भी उसे ना ढूंढ सके। अपनी फिफ्थ डिसिपल के बारे में बताता है, उसका नाम था युआन शाओलू, जो कि इमोर्टल्स के निस्बत में थोड़ी सी कमज़ोर थी, लेकिन मेडिसन में उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, उसके बारे में अच्छी जानती थी। उसे किंग ऑफ मेडिसन एल्डर गू ने अपने पास रखा था, लेकिन जब वो मरने वाले थे तो उन्होंने इसे मुझे सौंप दिया था। अपने सिक्स डिसिपल के बारे में बताता है, उसका नाम था योर। उसकी भी जो बैक स्टोरी है ना वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। उसे काफ़ी कैलेमिटी का सामना करना पड़ा जब वो छोटी थी और उसके लेट डिसेंडेंट ऑफ द स्पिरिट क्लान भी है। तो मेरा एक ओल्ड दोस्त था, उसने मुझे इसके पास भेज दिया ताकि मैं इसकी हेल्प कर सकूं। और यही बताता है कि जो मेरे पास एक डिसेबल मौजूद है, इनके पास के बारे में बताऊं तो वो काफ़ी पेनफुल है। तो इनके बारे में काफ़ी सारे लोगों की अफवाहें भी फैली हुई हैं, काफ़ी सारे लोग इनके पीछे भी पड़े हुए हैं। अब मेरे पास ये 6 के 6 डिसेबल आ चुके हैं, तो मैंने सिखा रहा हूँ कि इन्हें स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। फिर इन्होंने अपना रिवेंज भी तो लेना है क्योंकि इनके दुश्मन बने हुए हैं जिन्होंने इनके फैक्शन के ऊपर अटैक किया था। और ऊपर से मैं भी अपनी बात करूं तो मैं हाफ वे थ्रू गॉड पाथ तक पहुंच चुका हूं। कोई भी यहां पर मेरे मैच का नहीं है। यहाँ पर जितने भी फैक्शन के लोग हैं ना वो मेरे पीछे ही प्लान बनाते रहते हैं ताकि मुझे नुकसान पहुंचा सकें। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फेस टू फेस आकर मेरे से फाइट कर सके। बेसिकली डिसेबल को जब पता चलता है कि इनकी फॉर्मेशन टूटने वाली है तो ये न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिंगजुई फैक्शन के लोग, त्यान कैंग फैक्शन के लोग, जन लोग फैक्शन के लोग से सारे मेजर फैक्शन थे और इनके अब क्लैन के ऊपर अटैक कर चुके थे। हमारे इर्द गिर्द जो भी फॉर्मेशन बनाई गई थी ना वो मास्टर की कल्टीवेशन का एक हिस्सा है। अगर उन्होंने उसे ब्रेक थ्रू कर लिया, इसका क्या मतलब समझें कि हमारा मास्टर भी। अब जैसे ही वो अपने मास्टर यूनजी के पास पहुंचे थे तभी गाव अपनी जगह पर खड़ा होता और कहता है कि सिस्टर अब लोगों को ज्वाइन करना होगा ताकि हम इन लोगों के खिलाफ फाइट कर सकें जो कि आगे होने वाली है। तो वो सिस्टर कहती है कि बिग ब्रदर अब ये सारा मामला मैं तुम्हारे हाथ में ही छोड़ती हूँ।
बिग ब्रदर तो वहां पर खड़ा रहता है, लेकिन मास्टर घोस्ट सिस्टर को लेकर फाइट करने की जगह पर पहुंच जाते हैं। तीन एल्डर लोग खड़े हुए थे। एक एल्डर लोग कहता है कि यूनजी तुम कहाँ छुपे हुए हो? तुमने हमेशा क्लैन के लोगों को अपने पास रखा, उन्हें ट्रेनिंग दी जो कि हमारे लिए ट्रेटर थे। तुमने उन्हें डेमनिक पाथ के ऊपर पहुंचाया, बाकी लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया। मैं जो कि शिंगजुई फैक्शन से यहाँ पर आया हूँ, मुझे पता चला कि तुम्हारी लिमिट खत्म होने वाली है, तो मैंने इसी के साथ ही जियानतिन फैक्शन, जैंगलोंग फैक्शन के साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करने का डिसाइड कर लिया। सिस्टर अब उनके पास पहुंच चुकी थी और कहती है कि तुम सभी लोग हैपोक्रेट्स हो। और वो उन्हें ये भी कहती है कि जब मेरे मास्टर बिल्कुल सही सलामत है उस वक्त तो तुम लोगों की किसी भी हिम्मत ना हुई कि यहाँ पर आकर उसके साथ फाइट करता, लेकिन जैसे तुम्हें पता चला उसकी लिमिट खत्म होने वाली है, तुम सभी लोग यहाँ पर आ गए, तो तुम सभी लोग गॉड्स और कुछ नहीं। इस पर एल्डर को गुस्सा आ जाता है। एल्डर कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यूनजी तुम्हारा ही मास्टर है, क्योंकि तुम दोनों मुंह फाटो, तुम्हें पता नहीं है कि दूसरों के साथ कैसे बात करना होती है। साथ खड़ा हुआ दूसरा मास्टर कहता है कि युआन जी, तुम्हें देखा हुआ तो काफी अरसा हो चुका है, तुम तो अब काफी बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम 8 फैक्शन के खिलाफ चली गई? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारी यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग किया, लेकिन क्या तुम वो दिन भूल गई हो जब तुम मेरे सामने होती थी तो कांप रही होती थी, मुझसे भीख मांगती थी ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, और अब तुम एक ट्रेटर बन चुकी हो। तुमने डीमन फैक्शन के साथ ही अपना हाथ मिला लिया, तुमने अलग अलग क्राइम्स किए, तुमने जैनलोंग फैक्शन को धोखा दिया। उसी वक्त ही मैंने तुम्हें मार देना चाहिए था, पत्नी मैंने तुम्हें क्यों ना मारा, लेकिन आज मैं तुम्हें मार दूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर ड्रैगन को समन कर लेता है। उसके ड्रैगन का कलर ब्लू था। ये देखते साथ ही जुआन भी अपने ड्रैगन को समन कर लेती है। इसका कलर गोल्डन था, तो इसलिए उसका नाम भी गोल्डन ड्रैगन रखा हुआ था। दोनों ड्रैगन्स अब आपस में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तो इसके ड्रैगन को चोट लग जाती है, इसकी वजह से इससे भी चोट लग गई थी, और वो ये कहती है कि ये सब कुछ इस वजह से क्योंकि अपने मास्टर को मैं जो स्पिरिट एनर्जी प्रोवाइड करवा रही थी, मैं थोड़ी सी वीक पड़ गई। अगर ऐसा ना होता तो ये मुझे इतना नुकसान ना पहुंचा सकता। इसे पता चल चुका था इसका गोल्डन ड्रैगन ज्यादा देर तक अब उसका वेट नहीं कर सकेगा, तो इसे पता था कि अब चीजें और भी ज्यादा खराब होने वाली हैं। अगर उनके मास्टर ना आए तो हो सकता है कि ये जंग ये लोग हार जाएं। ब्रदर गाओ फिर वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड लेकर पहुँच जाता और कहता कि सिस्टर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें ये कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। एल्डर कहता है ओह अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे हरा पाओगे? तुम्हें पता है कि तुम्हें मुझे हराने के लिए कितनी ताकत चाहिए? और वो अपने ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल गाँव के ऊपर कर देता है, जिसे संभाल पाना गाँव के लिए काफ़ी मुश्किल था। एल्डर ये देखते साथ ही फिर कहते हैं कि ये तो एंशिएंट गॉड क्लैन से है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो मुझे नहीं लगता था कि हम में से कोई भी इसका मुकाबला कर पाता, लेकिन अभी तक इसकी ट्रेनिंग फुल नहीं हुई, तो देखो इसे हराने में कितनी आसानी हो रही है। तो साथ खड़ा हुआ एल्डर भी कहता है कि वेल जी, हमारे ऊपर तो नहीं है कि हम इसकी एबिलिटीज़ को नर्चर करें। उधर हम मास्टर यून जी को देखते हैं, जिसके साथ बैठा हुआ उसका डिसेबल अपना स्पिरिट की एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा था। तो औरत को देखते साथ ही कहता है कि लगता है कि हमारा ब्रदर गाओ अपनी अब गॉड तकनीक का यूज़ कर रहा है, जो कि उसके पास ट्रम्प कार्ड है। और वो अपने मास्टर को कहता है कि अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो तुम्हें अब जल्दी से जागना होगा, क्योंकि हमारी लोटस पीक अब खतरे में है, हमारे डिसेबल अब खतरे में हैं। मास्टर खुद से कहता है कि मेरे लिए वो चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि दुश्मन मेरे दरवाजे पे आए खड़े हैं, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे डिसेबल को मारने वाले उन्हें इंजर्ड कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। और यूनजी खुद से कह रहा था कि क्या मैंने गलती कर दी है? मुझे तो यहाँ पर प्रोटोगेनस बनकर नहीं आना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैं यहाँ पर मेन प्रोटोगेनस बन गया? लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। कि तभी वहाँ पर एक सिस्टम आ जाता है और सिस्टम उसे कहती है कि आप खतरे में हैं, तो इसलिए एक सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। और सिस्टम उसे ये भी बताती है कि अगर तुम्हें इनाम चाहिए तो हम तुम्हें इनाम भी दे सकते हैं, इसके बदले में तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और एक दिन में तुम 1 पॉइंट यूज़ करके अपनी विटैलिटी को बढ़ा सकते हो। ये देखते साथ ही वो खुश हो जाता है और कहता है इसकी टाइमिंग तो बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर यहाँ पर ये मेरी हेल्प करने को ना आते तो मेरे पास आखिरी चांस होता और मैं ऐसे ही नहीं मर सकता था। ह्यून जी इस ट्रेडिंग के लिए रेडी था, तभी वो सिस्टम के ऊपर यस के ऊपर क्लिक कर देता है। तो सिस्टम उसे बताता है कि फिलहाल तो उसे 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं, जिसका इस्तेमाल वो 10 दिनों तक कर सकता है। अब उसने अपने सिस्टम को भी एक्टिवेट कर लिया, तो उसे एक मिशन भी मिल जाता है कि अगर वो अपने डिसेबल को बचाएगा तो उसके बदले में उसे 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह अब उसे पता चल गया था कि अगर उसे पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं तो जो उसे मिशन मिलेगा उसे कंप्लीट करना होगा, और इसी की वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है।
देखते हैं कि वो एल्डर इन लोगों को कहता है कि तुम्हें अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी तक हमने अपना काम खत्म ही नहीं किया। वो अपने हाथ में पावर को इकट्ठा करता है और फिर इसी पावर का इस्तेमाल उसने गांव के ऊपर कर दिया था। जैसे ही वो पावर जाकर गांव के साथ टकराती है, इसी के साथ ही एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद हमें दिखाया जाता है कि गांव की इस अटैक की वजह से हालत काफी खराब हो गई थी और वो कहता है कि ये तो डार्कनेस का सोर्स है ना। इनकी शतरंज देखकर मुझे लगता है कि ये जो ज़ेंगलोंग फैक्शन के लोग हैं ये इतने सिंपल नहीं है जितने सिंपल दिखाई देते हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग हैं। जुआन जाओ गांव को देखती है कि वो जख्मी है तो उससे गांव की फिक्र होने लग गई थी, लेकिन तभी ही ये ड्रैगन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो गांव युआन को कहता है कि तुम्हें अपने पीछे देखना होगा, तुम्हारे पीछे खतरा है। वो ड्रैगन ने जैसे ही अब जुआन के ऊपर अटैक किया था तो जुआन भी नीचे जाकर गिरती है और वो भी काफ़ी जख्मी हो गई थी। अभी यहाँ पर वो लोग कहाँ रुकने वाले थे, तभी दूसरा एल्डर 1000 फोल्ड गैलेक्सी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल वो उन लोगों के ऊपर करने वाला था, जिसे देखने के साथ ही गाव और जुआन दोनों हैरान हो गए थे। उन्हें अब लगने लग जाता है कि उनका आखिरी वक्त करीब आ चुका है कि तभी ही वो जो फॉर्मेशन है वही हवा में डिस्ट्रॉय हो जाती है। गाँव और युआन जी देखते ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब यूजिन अब आ चुका था। तो उसे देखते साथ ही युआन कहती है कि अब अच्छा हो गया और वो ये भी कहती है कि मास्टर, मुझे पता था कि किस्मत आपका ज़रूर साथ देगी क्योंकि आप इतना इजीली ऐसे नहीं मार सकते। यून जी को देखने के साथ बाकी के एल्डर लोग कहने लग जाते हैं कि यून जी, हमें लगा था कि तुम इसी तरह छुपे रहोगे लेकिन तुम सामने आ गए हो। तुम्हारे बारे में काफ़ी अफवाहें सुन रखी हैं कि जो कोई भी इमोर्टल तुम्हारे साथ फाइट करता है तुम उसे आराम से हरा देते हो। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, जो तुम्हारे पास पावर थी तुमने तो तकरीबन लिमिट का इस्तेमाल कर लिया है। तुमने गैलेक्सी के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद तुम्हारे पास पावर बची है। दूसरा एल्डर कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे डिसिपल का भी मुकाबला कर सकते हो या नहीं। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी वीक हो चुके हो। वो फिर अपने एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम जाओ और इस एम्परर यून जी को बता दो कि तुम किस चीज़ के बने हुए हो। स्टूडेंट कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया। वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। उसका नाम लोंगतू था। लोंगतू को देखते साथ ही युआन कहती है कि अगर तुमने मेरे मास्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। गाओ युआन के पास आता है और कहता है कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, देखो अब आगे क्या होता है। और वो उससे कहता है कि हमारे मास्टर की तरफ तो देखो, वो किस तरह काम एंड कंपोज खड़े हुए हैं। वो अभी अभी आए, उन्होंने 1000 फोल्ड गैलेक्सी फॉर्मेशन को डिस्पेल कर दिया और अभी तक भी वो देखो कितना रिलैक्स खड़े हुए हैं। जबकि लोंगतू खुद से कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक चांस दिया है, इसकी वजह से मैं यून जी को मार दूंगा और फिर मेरा नाम काफ़ी रोशन हो जाएगा। मास्टर की नज़र में मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। मेरे पास अब एक अच्छा मौका आ चुका है, इसकी वजह से मैं यून जी पर अटैक करूंगा और उसे मार दूंगा। जैसे मैं उसे मार दूंगा इसके बाद 8 फैक्शन में मेरा नाम हो जाएगा। वो अब जैसे ही यूनजी के करीब पहुंचता है तभी ही यूनजी अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। ये देखते साथ ही लोंगतू कहता है कि आपने तो काउंटिंग स्टार्ट कर दी, लगता है कि आपके पास इतना ही टाइम बचा हुआ है, मैंने सही कहा ना। यूनजी ये बात सुनने के साथ मुस्कुराने लग जाता है और सारा उसने 1 भी काउंट कर लिया था। फिर वो सीधा लोंगतू के ऊपर अटैक कर देता है। लोंगतू इस अटैक को नहीं झेल पाता, इसी के साथ उसका काम खल्लास हो गया था। एल्डर ये देखते साथ ही हैरान हो गए थे। वो कहते हैं कि इसने अभी अपनी लिमिट का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे खड़ा हुआ है। इसने ना सिर्फ लोंगतू को मार दिया बल्कि जो हमारे पास हार्मोनी शेप है इसने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसकी जो ये स्ट्रेंथ है ये काफ़ी टेरिफाइंग है। अगर शिंग यू के एल्डर भी यहाँ पर आए होते, वो भी इसका सामना करते, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी इसका मुकाबला कर पाते। तो साथ खड़ा हुआ एल्डर कहता है कि एल्डर यू ये बस यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है, हमें पता है कि ये कितना वीक है, इसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, तो हमें मिलकर काम करना होगा, मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा, तभी हम इसे हरा पाएंगे। यून जी खुद से कहता है कि इस अटैक की वजह से मैंने अपने विटेलिटी के 7 डेज खो दिया, मेरे पास सिर्फ 3 डेज ही बचे हुए हैं, मुझे जल्द से जल्द कुछ और करना होगा। अगर इन लोगों को इस सब के बारे में पता चल गया तो फिर मेरी खैर नहीं। वो अब उन्हें नहीं दिखा सकता था कि वो कमज़ोर पड़ चुका है, तो आगे बढ़ते हुए उन्हें कहता है कि तुम दोनों फैक्शन के अगर एल्डर यहाँ पर आएंगे ना तो हो सकता है कि वो मुझे हरा दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ तुम्हारे एल्डर लोग आए हुए हैं। तियान किंग फैक्शन भी यहाँ पर मौजूद है, शिंगजू फैक्शन भी यहाँ पर मौजूद है, अब तुम दोनों को मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारी है ना, हमेशा फेयर कंपटीशन की ही डिमांड की है, और मैं तुम लोगों को भी बस इतना ही कहूँगा कि मैं तुम्हारे 3 सेकंड देता हूँ, 3 सेकंड में जो यहाँ पर खड़ा रहा उसे डिस्ट्रॉय करूँगा, जो यहाँ से चला गया उसे माफ़ कर दूँगा।
फिर वो अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, पहले 3 फिर 2। इस पर एल्डर को काफी गुस्सा आ गया था, तो अपने साथ खड़े एल्डर यूई की तरफ देखता है और उससे कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है। लेकिन ये क्या है, एल्डर यूई तो वहां से गायब हो चुका था। इसे देखते साथ ही अब उस एल्डर के तो पसीने छूट गए थे। एल्डर यूई कहता है कि ब्रदर मैं भागने में असल में काफी बुरा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले ही भाग जाऊँ, तुम बाकी सारे मामले को निपटा लेना। तो इस पर दूसरे वाला एल्डर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। के स्टूडेंट फिर अपने एल्डर के पास आता और कहता है कि मास्टर हमारे बारे में अब क्या ख्याल है, क्या हम इसके साथ फाइट करें या फिर हम भी भाग जाएं। यून जी ने भी अब 1 तक काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी, इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी का एक बॉल भी बना लेता है। इस पर इन स्टूडेंट्स का मास्टर अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि हमें भी जल्दी से यहाँ से भागना होगा अगर खुद की जान को बचाना है तो। उनके जाने के बाद ही इसकी हालत खराब हो गई थी। यूनजी खुद से कहता है कि अगर वो थोड़ी देर तक यहाँ पर रहते ना तो हो सकता है कि उन्हें पता चल जाता कि मैं कितना वीक हूँ, लेकिन वो लोग शुक्र है कि यहाँ से चले गए और मेरे पास अब एनर्जी भी कम हो गई है। युआन, एल्डर गाओ और सीनियर ब्रदर ये देखते साथ ही कहते हैं कि मास्टर क्या आप ठीक तो है ना। कि फिर उसकी नज़र सिस्टम के ऊपर पड़ते जहाँ पर सिस्टम उसे यही बताता है कि तुमने अपने स्टूडेंट्स को बचा लिया, तो इसके बदले में उससे विटैलिटी के 20 दिन मिल गए थे, तो इसे अब उन्हीं दिनों का यूज़ करना था। तो ये अपने सिस्टम को कहता है कि तुम जल्दी से इन पॉइंट्स को दिन में कन्वर्ट कर दो, और वो ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल रेडी था। जैसे ये ट्रेडिंग कंप्लीट होती है इसी के साथ ही इसकी इंजरीज भी ठीक हो गई थी और ये पहले से काफ़ी बेटर फील करने लगता है। युआन अपने मास्टर के पास आती है और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। इस पर वो कहता है कि हाँ, अब लगता है कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, देखो थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद मेरा ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया। कि गांव को फिर एक अलर्ट जारी होता है और वो अपने मास्टर को कहता है कि ये एक बुरी खबर है, जो हमारी 5th सिस्टर युआन शाओ है ना, वो खतरे में है, लगता है कि हमें उसके पास जाना होगा। और यहीं पर ये एपिसोड देखते हैं कि यूनजी को अब फिर एक और टास्क मिला था। उस टास्क में उसे अपने स्टूडेंट को बचाना था। अगर वो उसे नहीं बचाएगा तो उसके 20 पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, लेकिन अगर वो उसे बचा लेता है तो इससे 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस पर यूनजी हैरान होता, कहता है कि तुमने क्या कहा। वो फिर सिस्टम पर गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि डैम सिस्टम, तुम्हें पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से इन पॉइंट्स को हासिल किया है, मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और अब तुम कह रहे हो कि तुम इसे वाइप कर दोगे। जबकि सिस्टम पर उसे यही लिखा दिखाई देता है कि तुम बस, जो तुम्हारा प्लाट है वो लोड हो रहा है, तो थोड़ा सा काम हो जाओ। यूनजी रोते हुए कहता है लगता है कि ये सिस्टम मुझे मरवा कर ही रहेगा। बाकी सिस्टम्स में चीट्स होते हैं और हैक्स वगैरह होते हैं, लेकिन देखो ये मेरे साथ क्या कर रहा है। सीनियर ब्रदर उसे इस तरह देखने के साथ कहता है कि मास्टर को क्या हो गया, क्या वो खुद से बात कर रहा है, क्या वो पगला गया है। गाँव से कहता है कि वेल वो इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि अब इस उम्र में बंदा पगला ही जाता है। सिस्टर युआन अब हाइडर के पास जाती है और उसे कहती है कि मास्टर अब मुझे बताओ, हमारी जो बहन है वो खतरे में है, हमें उसे बचाने के लिए क्या करना है, तुम्हारा क्या प्लान है। एल्डर ब्रदर कहता है कि मास्टर जैसे कि अब आप ठीक हो चुके हैं तो क्यों ना हम जाएं और उन फेट फैक्शन से इस बात का बदला लिया जाए कि वो हमारे स्टूडेंट्स को कभी आगे तंग ना करें। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। गाँव उसकी इस बात से एग्री करता, कहता है कि हाँ भाई तुमने सही कहा। अपने स्टूडेंट्स की बातें सुनने के साथ यूनजी खुद से कहता है देखें इन लोगों को क्या हुआ, क्या इनके मास्टर ने सही तालीम नहीं दी, क्या ये हर वक्त लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हैं। तभी तो मेरे ख्याल में 8 फैक्शन के लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। वो अपने स्टूडेंट्स को कहता है हम उनसे बदला नहीं लेंगे, हम उनके सारे स्टूडेंट्स को नहीं मार सकते। उन फैक्शन में बस थोड़े बहुत से ही लोग हैं जिन्हें हमें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं, लेकिन बाकी के लोग इनोसेंट हैं, तो उन्हें हम कुछ नहीं कहने वाले। अगर हम उन लोगों को इसलिए मार देंगे कि वो लोग वीक हैं और हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो भला हम में और 8 फैक्शन में क्या फ़र्क रह जाएगा। तुम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। सिस्टर युआन तो सुनते साथ ही काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि देखा मास्टर हमेशा की तरह के ही हैं, हमेशा दूर की सोचते हैं। जबकि एडल्ट ब्रदर कहता है कि मास्टर लेकिन आपने तो कहा था कि जहाँ पर मामला बात से सॉल्व ना हो वहाँ पर हमें अपने हथियारों की मदद से उन्हें मनवाना होगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। यून जी को ये बात ऐसी लगती है कि जैसे उसके सर में किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। सिस्टर युआन अपने बिग ब्रदर को कहती है कि तुम मास्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते, तुम्हें पता है कि मास्टर फ्यूचर का सोच रहे हैं, तो उनकी अपनी रीजंस होंगी जिसकी वजह से वो ये बातें कह रहे हैं। यून जी उन्हें कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि प्रॉब्लम को फोर्स से सॉल्व करना है, मैंने ये नहीं कहा कि इनोसेंट लोगों को हमें स्लॉटर करना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। क्या तुम मेरी बात समझे। पॉजिटिव एनर्जी का नाम सुनने के साथ ही तीनों हैरान हो जाते हैं। गाओ कहता है कि क्या ये कोई माइटी पावर है
जबकि जुआन कहती है कि मास्टर क्या आप हमें पॉजिटिव एनर्जी दिखा सकते हैं। यूनजी उन तीनों को कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें फ्यूचर में ये सब कुछ ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस शाओलू पर होना चाहिए, हमें उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। वो गाँव को कहता है कि जब तुम ये फाइट कर रहे थे इसमें तुम काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे, तो तुम क्यों ना यहीं पर रुको और यहाँ की चीज़ की हिफाजत भी करनी है। तो वो बिग ब्रदर को कहता है कि तुम इसके साथ रुक जाना और जुआन तुम मेरे साथ आ जाना, हम दोनों जाकर तुम्हारी सिस्टर को बचाते हैं। इस पर वो तीनों कहते हैं कि ठीक है। और वहाँ से जाने से पहले वो यही कहता है कि तुम्हें अब इस प्लेस की हिफाजत करना होगी जब मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा। और जो भी हमारे सिपाहीज 8 फैक्शन में मौजूद हैं तुम उनसे पूछ लो कि बाकी की सिस्टर्स कहाँ हैं, जिनमें जोंगली शामिल है और इसके साथ जूई शामिल है। अगर तुम्हें उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उन्हें जल्दी से इस जगह पर बुला लो। गाओ और बिग ब्रदर कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। फिर वो लोटस पीक के बैरियर की तरफ देखता है और कहता है कि इस फाइट की वजह से ये काफ़ी वीक हो चुका है। जब कोई दोबारा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा मुझे नहीं लगता कि ये उनके अटैक को सह पाएगा, बल्कि इससे डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो वो फिर अपनी विटेलिटी की पावर का यूज़ करते हुए एक बैरियर फॉर्म करता है और जो कि काफ़ी कंडेंस था। इसकी वजह से उसकी विटेलिटी -1 हो जाती है और बाकी उसके पास 22 विटेलिटी रह गई थी। और इसी पावर का यूज़ करके उसने जो बैरियर बनाया था वो काफ़ी कंडेंस था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था। इसे देखते के साथ ही उसके स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो एक हेवन ग्रेड का हाई टायर फॉर्मेशन है ना। गाओ कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, इस फॉर्मेशन को देखकर मुझे लग रहा है कि ये उसी पॉजिटिव एनर्जी से बनाया गया है जिसके बारे में मास्टर हमें बता रहे थे। तो सीनियर ब्रदर कहता है कि ये जो शाइनिंग है ना ये काफ़ी अच्छी है, मुझे लगता है कि अब हम सब में जान आ गई है। यूनजी उसकी बातें सुनने के साथ खुद से कहता है कि देखो ये तो पूरे इडियट निकले, मुझे लगा था ये डिसेबल तो काफ़ी काम के होंगे लेकिन ये तो बहुत बड़े इडियट्स हैं। बस मैंने कहा पॉजिटिव एनर्जी और ये उसको सीरियस ले रहे हैं। यूनजी शुआन को बताता है कि अगर यहाँ पर कोई 9 प्रोफाउंड बैरियर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने का इम्परर पेनेकल भी आता है तो उसके ऊपर पूरे 9 अटैक करना होंगे। अगर 8 फैक्शन के सभी लोग आते हैं तो इसे तोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा और अपने लोगों को बचा लूंगा। युआन कहती है कि बिल्कुल आपने सही कहा, आप दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर हैं, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ तो मुझे इसमें कोई रेग्रेट नहीं है। फिर वो अपने मास्टर को कहती है कि मास्टर अब यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हो गई, अब बताओ कि वो कहाँ आपको कैसे क्या लगता है हमारी सिस्टर कहाँ पर होगी। श्याओलू के बारे में यही बताया जाता है कि वो मास्टर की फेवरेट स्टूडेंट थी, उसकी ज़िंदगी ट्रेजिक से भरी हुई थी। उसके जब पेरेंट्स मर गए थे उसके बाद मास्टर ने उसका ख्याल रखा, तो छोटी उम्र में वो कल्टीवेशन करना सीख गई और काफ़ी सीरियस रहती थी। और हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम श्याओलू को देखते हैं जिसे अब कुछ बंदों ने घेर रखा था और उनका लीडर कहता है कि श्याओलू तुम्हारे मास्टर यूनजी के ऊपर तो 3 होली क्लैंड ने अटैक किया हुआ है, अब तक तो वो मारा जा चुका होगा। अगर तुम यहाँ से भाग जाती हो, उसे जाकर ये एलेक्सर देती हो तो मुझे नहीं लगा कि वो एलेक्सर एंजॉय कर पाएगा। वो उसे ये भी ऑफर देते हैं कि जो उसके पास सुप्रीम रिवाइवल एलेक्सर है वो उन्हें दे दें और यहाँ पर सरेंडर कर दें, उनके साथ फाइट भी ना करे और ऊपर से वो स्लेब भी बन जाए। अगर ऐसा करती है तो वो उसकी जान को बचा लेंगे और वो जाकर अपने मास्टर के पास रो सकती है। श्याओली उनकी बातें सुनने के साथ कहती है कि तुम सभी लोग चोर हो, तुम इस तरह बकवास मत करो, मेरे मास्टर ब्रेव हैं, वो एक हीरो हैं, वो पूरी जिंदगी जिंदा रहेंगे जब तक यहाँ पर हेवंस हैं, तो तुम भला कैसे कह सकते हो कि वो मर जाएंगे। तो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो पूरी जिंदगी जिंदा रहने वाले हैं, तो फिर मैं भी क्यों ना तुम्हें उसके पास भेज दूं, इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक को जेल पाना उसके लिए मुश्किल था, तो श्याओलू थोड़ा सा पीछे जाकर गिरते, उसके पास जो एलेक्सर था वो भी गिर गए थे। कि वही बंदा आगे बढ़ता है और उससे वो एलेक्सर ले लेता है। उसे लेने के साथ फिर मुस्कुराते हुए कहता है तुम कह रही हो कि वो एक हीरो है, आज मैं तुम्हें मार दूंगा तो मैं भी देखता हूँ कि वो मेरा क्या बिगाड़ पाएगा यूनजी। श्याओलू उसकी तरफ आगे से बढ़ती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरा एलेक्सर वापस करना होगा। जिस पर बंदा खड़ा हुआ कहता है कि लगता है कि तुम्हें मौत प्यारी है, अगर तुम मरना चाहती हो तो ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल श्याओलू के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर वो डर गई थी और पीछे हटती है, इससे वो जख्मी भी हो गई थी। फिर वो बंदा आगे बढ़ता है, उसे गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये जो एलेक्सर है ना, ये हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंसेस्टर बू फैन बनाते थे, इसका यूज़ करते थे। तुम जैसा कि हमारी इस मेडिसन किंग वैली की रेडर हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, तुम्हें मरना होगा। जबकि श्याओलू के मन में अभी भी था कि मैं यहाँ पर मर नहीं सकती, अगर मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मास्टर नहीं मरना चाहिए, उनका ये एलेक्सर पहुँचना चाहिए।
तभी फिर इन गुंडे लोगों का बॉस आ जाता है और सभी को कहता है कि बस सब बहुत हो गया, अब तुम रुक जाओ। इस पर वो बंदा उसे पकड़े खड़ा था, तो वो कहता है कि कौन है जो इतना ऊपर से चिल्ला रहा है। जब वो देखता है कि ये तो इनका बिग ब्रदर है, इसी के साथ ही उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि बिग ब्रदर हमें माफ़ कर देना। जब उनका वहाँ पर बिग ब्रदर आया था तो कहता है कि तुमने एक एक्सीलेंट मेडिसिन को अभी तबाह कर दिया था। तो वो बंदे कहते हैं कि आप किस मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ये वोमेन है, इसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेडिसिन की बात कहाँ पर आ गई। बिग ब्रदर बताने लग जाता है कि तुम लो रैंक के हो इसलिए वो नहीं देख पा रहे जो कि मैं देख पा रहा हूँ। इसका जो ब्लड है ना वो डेमीगॉड एजेंस की कंसंट्रेशन तक पहुँच चुका है। और तुम्हें पता है कि हमारे 8 फैक्शन में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस लेवल तक पहुंचा हो। लगता है कि यूनजी ने इसे चूज़ किया है तो उसे एक अच्छा माल मिल गया है। इसके बारे में जब शाओलू को पता चलता है तो वो भी मन ही मन में कहने लग जाती है कि अब मुझे पता चल गया, मुझे मास्टर वापस लेकर गए, उन्होंने मुझे रिशेप किया जिसकी वजह से मेरे मेरिडियंस भी रिशेप हो गए हैं, उन्होंने मेरी सब में काफ़ी हेल्प की है। जब मास्टर ये सब कुछ मेरे साथ कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे कुछ बता दिया होता तो हो सकता है मैं और अच्छे से काम करती, लेकिन मेरे मास्टर हमेशा से मेरे से अच्छे पेश आते रहे हैं। अच्छा, तो ये वजह थी। अब उनका बिग ब्रदर कहता है कि तुम्हें पता है कि ये डैमी गॉड बन जाएगी, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर ये लेजेंडरी ट्रू गॉड राम को भी चैलेंज करे ना तो ये उसे भी हरा सकती है। तो उसके साथ खड़ा हुआ बंदा कहता है अगर यही बात है तो फिर क्यों ना हमें से एक ह्यूमन एलेक्सर बना दें, तो फिर हम भी डैमी गॉड राम में जल्द पहुंच जाएंगे। जबकि श्याओलू खुद से कह रही थी कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकती क्योंकि मेरे मास्टर ने दिल और सोल से मेरी मदद की। अगर मैं यहाँ पर मर गई तो ये मेरी जान फजूल जाएगी, मुझे जल्दी से वो सुप्रीम रिवाइवल एलेक्सर अपने मास्टर के पास लेकर जाना होगा ताकि उन्होंने जो मेरे ऊपर मेहरबानी की है उसका कर्जा अदा कर सकूँ। वो फिर एजेंस ब्लड बर्निंग तकनीक का इस्तेमाल कर दिया है और सामने खड़े हुए बंदे के पास जो एलेक्सर था उसे छीन कर भाग गई थी, जिसे देखकर वो भी हैरान हो गया था। जिस पर दूसरा बंदा पहले वाले बंदे पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ उसे पकड़ो, वो यहाँ से भाग ना पाए। श्याओलू अब उस एलेक्सर को लेते साथ ही काफ़ी खुश थी और कहते हैं कि मास्टर थोड़ी देर में आप तक पहुँच जाऊंगी, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। बिग ब्रदर फिर अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे भाग सकती हो। उसने उसके ऊपर ब्लैक फॉग की तकनीक का इस्तेमाल कर लिया था जिसकी वजह से श्याओलू के लिए मूव कर पाना अब काफ़ी मुश्किल लग रहा था। उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड देखते हैं कि श्याओलू से कहती है कि तुम मुझे हाथ न लगाना क्योंकि अगर मेरा मास्टर यहाँ पर आ जाएगा तो फिर वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर वो गुंडा कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारा मास्टर यूनजी भी यहाँ पर आ जाए तो फिर भी ये जो मेरे पास पॉइजनस फॉग की पावर है इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और फिर मुस्कुराते हुए ये भी कहता है कि अगर तुम्हारे मास्टर योंजे की बात करें तो कल ही उसका तो पत्ता कट हो चुका है, वो मर चुका है, तुम उसकी डिसिपल हो, तुम्हें इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। श्याओलू को ये सुनने के साथ ही काफ़ी गुस्सा आ जाता है और श्याओलू कहती है कि मास्टर मेरे ग्रेट हीरो हैं, मास्टर ने मुझे बचाया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मेरी हिफाजत की, मास्टर हमेशा ठीक रहेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो गुंडा फिर अपनी पावर को गैदर करते हुए कहता है कि तुम्हें इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो फिर जाकर अपने मास्टर से मिल लेना, बल्कि इसमें तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। श्याओलू ये सारी बातें सुनने के साथ अब काफ़ी इमोशनल हो गई थी। अब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे क्योंकि उसे अपने मास्टर की फिक्र जो हो रही थी कि सामने खड़े हुए गुंडे ने अपनी जो पॉइजनस पावर इकट्ठा कर लिया था उसी का इस्तेमाल श्याओलू के ऊपर कर लेता है। तो श्याओलू को समझ में नहीं आता कि आखिर वो इसका कैसे मुकाबला करेगी कि तभी वही पॉइजनस का अटैक जो कि उसके ऊपर किया गया था कि वो देखती है कि उस पॉइजनस के अटैक को गायब कर दिया गया है क्योंकि उसका मास्टर अब वहाँ पर आ चुका था। और वही गुंडा जब ये देखता है कि उसका अटैक नाकाम हो चुका है, इसी के साथ ही वो हैरान हो जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब वो थोड़ा सा पीछे भी हट गया था जिस पर उसके गुंडे लोग आकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं बिग ब्रदर क्या आप ठीक तो हैं, जबकि बिग ब्रदर को इस सब की वजह से काफ़ी गुस्सा आया हुआ था। और वो कहता है कि ये बास्टर्ड कहाँ से आ गया, मैंने तो सुना था कि ये कल मारा गया, तो ये मेडिसिन किंग वैली में ऐसे कैसे आ सकता है। यून जी को देखने के साथ ही श्याओलू हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मास्टर मास्टर आप अभी तक मरे नहीं क्या, हमें ये तो लोग कह रहे थे कि आप मर गए हैं। जिस पर यूनजी अपनी पावर का इस्तेमाल उसके ऊपर करता है ताकि जो भी उसे जख्म वगैरह आए उसे हील कर सके। और उसे कहता है कि तुम अनग्रेटफुल रहोगी लिटिल ब्रैट। और हंसते हुए उसे ये भी कहते हैं कि मैं इतनी दूर सफ़र करके यहाँ पर इसलिए आया था कि तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन देखो तुमने तो इरादा बना ही लिया, तुम तो मुझे अपने सपनों में मार ही चुकी हो, मुझे लगा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचोगी। श्याओली अब काफ़ी खुश थी और वो कहती है कि मास्टर मास्टर आप मरे नहीं,
ये लोग कह रहे थे कि आप मर चुके हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हैं। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है, ये तो काफ़ी सुप्रीम बात है। आप इस एलेक्ज़र को रिवाइव कीजिए मास्टर जल्दी से, ताकि आप ठीक हो सकें। जैसे ही उसने ये सारी बातें कंप्लीट की थी, उसी के साथ ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो नीचे गिरने वाली थी कि यूनजी आगे बढ़कर उसे गिरने से बचा लेता है और कहता है कि शाओलू, क्या तुम ठीक तो हो ना? खैर अब वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था और वो कहता है कि इसके ऊपर घोस्ट पॉइजन स्मोक का इस्तेमाल किया गया। मेडिसन किंग वैली के इस बंदे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये एक टीन एजर के ऊपर ऐसी पावर का यूज़ कर सकता है। लगता है कि इसकी वजह से शाओलू की एजेंस भी काफ़ी डैमेज हो गई है और मुझे लगता है कि ये शायद इसे ह्यूमन एलेक्सर में चेंज करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। वो भला ऐसा कैसे कर सकता है? फिर वो उसे नीचे की तरफ लिटा देता है और कहने लग जाता है कि ये ना, बस मैं इससे क्या ही कहूँ, इसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ी हुई है, इसकी जान जाने वाली है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने एलेक्सर को अपने पास संभाल कर रखा ताकि इसकी वजह से मैं अपना रिवाइवल कर सकूँ। उसके साथ सॉन्ग भी आई हुई थी, तो वो सॉन्ग को कहने लग जाता है कि तुम शाओलू का यहाँ पर ख्याल रखना, बाकियों का ख्याल मैं जाकर खुद रखता हूँ। सॉन्ग युआनो से कहती है कि हाँ, आप फिक्र मत करें, इसका ख्याल मैं रख लूँगी। फिर वो मेडिसन किंग वैली की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो सबके पीछे तुम्हारा हाथ था, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि तुम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो। अब यूनजी को देखने के साथ ही मेडिसन किंग वैली के लोग तो काफ़ी हैरान हो गए थे और कहते हैं कि लगता है कि अब हमारा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। ये इसके बारे में सुना है कि 8 होली लैंड्स इसे ना याद रहे ताकि इसे मार सकें, लेकिन इन्होंने उसके साथ कम्पीट किया और उन्हें भी हरा दिया। ये जो अब मुझे लगता है कि डेमी गॉड रियाम में पहुँच चुके हैं। उन लोगों को घबराए हुए देखता साथ ही, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लियोनजी अभी तक मरा क्यों नहीं, कि उनका ब्रदर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई पैनिक करने की ज़रूरत है। मैंने इसके बारे में र्यूमर सुन रखा है, इसके पास घोस्ट क्लैन से एक लड़की है, ये शायद उसी की मदद से ही वो फाइट जीत पाया। इसके पास में कुछ भी नहीं है, हम इसे आराम से हरा सकते हैं। तो दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि हाँ, आपकी इस बात में तो बिल्कुल दम है। अगर ये खैर अपनी पावर को रिस्टोर भी कर चुका है ना, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 3 हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका कल्टीवेशन जो कि डैमेज हो चुका है उसका इस्तेमाल करके ये हम तीनों को हरा पाएगा। हम तीनों को मिलकर इसे हराना होगा। जबकि यूनजी उन तीनों की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर मैं तुम तीनों की बात करूं, तुम तीनों मेडिसन किंग वैली में ना एल्डर के दिखाई दे रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हें एल्केमी में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता है। वो फिर अपनी फायर का एक लोटस बना लेता है और उन तीनों को मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि तुम तीनों यहाँ पर मौजूद हो, तो मुझे बताओ कि ये जो मैंने फायर से लोटस बनाया है, क्या ये प्योर है या फिर नहीं। बिग ब्रदर ये देखते साथ ही काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये तो रेड लोटस कार्मिक फायर है ना। यूनजी, क्या ये सच में तुम ही हो? तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आ गई? जबकि यूनजी अब उसी फायर लोटस का इस्तेमाल उन तीनों के ऊपर कर देता है। इस फायर लोटस की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी और उन तीनों का काम भी तमाम हो गया था और इसका लाइफ स्पैन में -1 हो जाता है। उसका एक पॉइंट कम हो गया था। अब जो इसके पास रिमेनिंग लाइफ स्पैन बना था वो पूरे 21 डेज थे। और ये सब कुछ करने के साथ ही फिर वो कहने लग जाता है कि आज के बाद से ये जो मेडिसन किंग वैली है ना, इसे 8 होली लैंड से एक्सपेल कर दिया जाएगा और ये जो 10 ग्रेट सेक्ट्स हैं उससे भी एक्सपेल हो जाएगी। अब ये हमारी टेरिटरी बन जाएगी। जबकि उसकी ये पावर देखने के साथ बाकी के लोग भी हैरान हो गए थे और कहते हैं कि क्या ये यूनजी है? क्या ये अभी तक मरा नहीं? लगता है कि डीमन लॉर्ड अब वापस आ चुका है। एक बंदा कहने लग जाता है कि मेडिसन किंग वैली क्या अब इस डीमन किंग के पास आ जाएगी? दूसरा बंदा मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो अच्छा हो गया, इसे तो हम कर्मा कहते हैं। ये हमेशा दूसरे लोगों को तंग करते थे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे और इंसानों को एलेक्सर में चेंज कर देते थे। आज इनके साथ ये सब कुछ अच्छा हुआ। उन्हीं में से खड़ा हुआ एक बंदा कहता है कि हाँ, तुम सभी लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। असल में मेरी बेटी भी इसी में मारी गई थी। वो वीक थी, ये उसे बुली कर रहे थे। और वो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग हमारे बने फिर रहे होते हैं ना मसीहा, ये ऐसा कुछ नहीं होता। यही सबसे बड़े इवल होते हैं। जो अगर मैं इनके करैक्टर की बात करूँ तो ये बिल्कुल भी डिमल और यूनजी से ज़्यादा चेंज नहीं है। ये उसी लेवल के होंगे। तो उधर हम सिस्टम को देखते हैं जो कि अपेयर होता है। साथ ही उससे कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया। इसके बदले में तुम्हें 20 पॉइंट्स मिल गए और ऊपर से तुमने 3 विलन्स को भी मारा है। उसके बदले में तुम्हें 3 पॉइंट्स मिले हैं। 3 पॉइंट्स के सुनने के साथ ही वो आगे से अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि मैंने 3 दुश्मनों को मारा, उसके बदले में सिर्फ 3 पॉइंट्स मिले, मतलब 1 के बदले में 1। ये सिस्टम तो काफ़ी ख़राब है। कि तभी वहाँ पर किंग वैली का एल्डर आ जाता है और साथ ही कहता है कि तुम यूनजी, तुमने ये क्या किया?
तुमने मेरे 3 लोगों को मारा, तुमने मेरे रिवाइवल एलेक्सर को चुरा लिया और अब तुम चाहते हो कि मेडिसन किंग वैली को 8 होली लैंड्स और 10 ग्रेट सेक्टर भी निकाल दिया जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम डेमी गॉड हो, तुम्हें लगता तुम पावरफुल हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस सबको तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना होगा। वहाँ पर आया था, वो आते साथ ही अपने मेडिकल सेंट एजेंट्स का इस्तेमाल करता है। इसे देखते साथ ही युआन हैरान हो जाती है और कहती है कि अब तो बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि ये 3 सेंट ऑफ मेडिसन किंग वैली में से एक है और इसकी जो फिजिकल रैम है वो भी लेजेंड और इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सेंट तक पहुंच चुकी है। और मुझे डर है कि कहीं ये अपनी स्ट्रेंथ की पीक तक न पहुंच गया हो, क्योंकि इसके पास ब्लेसिंग ऑफ धर्मा बॉडी आ चुकी है। जबकि शाओलू इसको वो इलाज कर रही थी, उसे कहती है कि ये मर्सीफुल सेंट एजेंस क्या चीज़ होती है, क्या ये भी कोई धर्मा बॉडी की ही कोई फॉर्म है। इस पर जॉन से बताती है कि ये लिविंग बीइंग की जो भी एजेंस है ना, ये वही है और इम्पर रैम से भी लोग कोई भी बंदा इसे हरा नहीं पाएगा। और जहाँ तक मुझे याद है, जो इनका एल्डर था ना वैंग, उसने इसके जो स्क्रिप्ट था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था जब वो मेडिसन किंग वैली का इंचार्ज था। लेकिन अगर इसने तकनीक सीख ली है तो इसने ये कैसे सीख ली, ये काफ़ी मुश्किल काम था और इम्पॉसिबल भी था। यूनजी भी जैसे ही इसे देखता है इसी के साथ ही खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास मर्सीफुल सेंट एजेंस धर्मा बॉडी है, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूनजी भी इसके बारे में बताते हुए कहता है कि ये जो हेमनली लेवल धर्मा बॉडीज होती है ना, ये एक मर्सीफुल सेंट एजेंस को इवॉल्व करने में काम आ जाती हैं। जो हमारे सो कॉल्ड पावरफुल सेंट और एंसेस्टर्स थे ना, उन्होंने कुछ फ्रैगनेंस को इकट्ठा किया था और उसने इंटीग्रेट करने के बाद ही इसे बना डाला। उन्हें लगा कि इसके बाद ही वो सुपर धर्मा बॉडी बना पाएंगे और एंशिएंट को हरा पाएंगे। और इनके पास ये जो सुपर धर्मा बॉडीज आ गई हैं ना, ये सो कॉल्ड ही हैं, ये काफ़ी वीक होती हैं। रियल एंशिएंट धर्मा बॉडीज के आगे ये कुछ भी नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक पेपर का टाइगर हो और एक असली टाइगर हो। पेपर को टाइगर को हराना कितना आसान होगा, ये बस उसी की ही तरह है। अब खैर वही जो बंदा वहाँ पर आया था उससे कहता है, यूनजी तुम यहाँ पर आए, तुमने मेरे एलेक्सर को चुराया, यहाँ पर काफ़ी सारे एलेक्सर फर्नेस को भी तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया और ऊपर से जो मेरे 3 इनर डिसिपल थे तुमने उन्हें भी हरा दिया। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर बच सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपने डिसिपल को मुझे हैंड ओवर करना होगा और अपोलॉजी के लिए ये सब कुछ तुम्हें करना होगा और इससे तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। अगर यहाँ पर तुम्हें नंबर 1 रहना है तो बस तुम्हारे पास यही एक मौका है। यूनजी को ये सुनने के साथ ही गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि क्या मुझे नंबर 1 पोजीशन चाहिए? तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैं करूँगा और अपने डिसेबल को इस तरह बिट्रे कर दूंगा? मैं बिल्कुल भी तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। जबकि वो बंदा उसे कहने लग जाता है कि यूनजी तुम अब ऐसा प्रिटेंड बंद कर दो कि तुम्हारे पास अब कल्टीवेटर की पावर आ चुकी है, तुम डिवाइन रैम में पहुंच चुके हो। मैं जानता हूँ कि इसके लिए तुमने किसी न किसी स्पिरिचुअल अलग स्पिरिचुअल एसेंस का इस्तेमाल किया होगा। जल्दी तुम्हारे पास ये जो फोर्स था ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद बताओ कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। कल के बारे में मैंने तुमने सुना था कि तुमने लोटस पीक पर 3 मेजर होली लाइन्स को हराया था और इसके अलावा तुमने लोंगतू को भी मार दिया था और अब यहाँ पर आए हो तो तुमने अपने रेड लोटस का भी इस्तेमाल कर दिया, जिसकी वजह से तुमने मेरे 3 डिसिपल को मार दिया। अब तुम्हारी जो फ्लक्चुएशंस हैं ये काफ़ी वीक हो चुकी हैं और तुम 9th लेवल तक पहुँच चुके हो। इवन तुम्हारे जो पीछे डिसिपल खड़े हैं ये भी तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो मेरा कैसे मुकाबला करोगे? यूनजी ये सुनने के साथ ही मन ही मन में ये कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने तमाम कल्टीवेशन को बंद कर दिया है और शॉर्ट टाइम में मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके पास भी जो असली फार्मूला वो हाथ लग गया और लेकिन इसके पास जो उसकी वैल्यू है वो ज़रा बराबर भी नहीं है। यूनजी फिर आगे से मुंह बनाकर उसे कहता है कि तुम 3 सेंट्स में ही आते हो, तुमने ये एबिलिटी का यूज़ करके मेरे कल्टीवेशन लेवल को पता लगा लिया, ये तो सच में काफ़ी अमेजिंग है, लेकिन तुमने ना मुझे ओवर एस्टिमेटेड कर दिया। तुम कह रहे हो कि मैं 9th लेवल ऑफ द दाव रयाम हूँ? नहीं, बल्कि मैं तो सिर्फ अभी रेनकार्नेशन रयाम पर हूँ। जैसे ये बात उस बंदे को मालूम हुई थी, इसी के साथ ही वो काफ़ी हैरान हो गया था और फिर वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि ये जो इसकी स्ट्रेंथ है ये उससे कोई डिफरेंस नहीं है जो कि मेरे डिसिपल अभी रेनकार्नेशन में एंटर हुआ था। लेकिन क्या ये अपनी स्ट्रेंथ बताकर मुझे खुद को खतरे में डाल रहा है? क्या ये चाहता है कि मैं इसे मार दूं या इसके पास कोई ट्रम्प कार्ड है? और वो ये भी कहता है कि यूनजी के मैंने बारे में सुन रखा है कि ये जो 8 लैंड के लोग होते हैं उन्हें हमेशा नीचे दिखाता रहता है। उसके अलावा ये जब से किसी मुसीबत में फंसता है तो उसे अपने 1-5 का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेता है। आज मैं देख लूँगा कि ये इसका ट्रिक है, ये सच में इसके पास वो ट्रम्प कार्ड है जिसका इस्तेमाल मेरे ऊपर करेगा। खैर ये सब कुछ सोचने के साथ ही फिर खुश होते हुए उससे कहता है, अगर तुम इतने से डब्बान हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे डिसेबल को इकट्ठे ही मारूंगा। और वो अपनी पावर को गैदर करना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही जल्दी वो 9th लेवल ऑफ द सेंट एजेंस गैदरिंग तक पहुंच गया था।
इसे देखते साथ ही युआन हैरान हो जाती है और अपने मास्टर को कहती है कि मास्टर ज़रा संभल कर। यूनजी उसे देखते हुए कहता है कि वेल, तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तुमने अपने इस लो क्वालिटी के धर्मा बॉडी को भी इस लेवल तक आगे बढ़ा लिया, तो इसमें मेरे ख्याल में तुमने काफ़ी मेहनत की होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक कापी ही है। अब मैं तुम्हें सिंगल मूव में ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारी इस रियल एंशिएंट धर्मा बॉडी को भी ख़त्म कर दूंगा। अब उसके पास जो लाइफ स्पैन बचा हुआ था उसमें से 31 पॉइंट का यूज़ करते हुए द इंटरेक्शन ऑफ हेवन एंड अर्थ धर्मा बॉडी मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करता है, और उसके पास इसके अलावा बाकी जो लाइफ स्पैन बचता है वो 43 रह जाता है। और जबकि इसे देखने के साथ ही वो बंदा भी काफ़ी हैरान हो गया था और उससे कहता है कि ये तो एंशिएंट धर्मा बॉडी है जो कि द इंटरेक्शन ऑफ हेवन एंड अर्थ है। और उसके पास जो मर्सीफुल सेंट एजेंस की धर्मा बॉडी थी वो वहीं पर डिसअपेयर हो जाती है। इससे तो उसकी टेंशन में भी ज़्यादा इजाफा हो गया था और कहता है कि लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोजन है वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इसकी जो पावरफुल धर्मा बॉडी है वो कितनी पावरफुल होगी। शाओलू ये देखते साथ ही कहती है कि मास्टर की धर्मा बॉडी जो है ना वो काफ़ी पावरफुल बन चुकी है। जबकि जुआन भी कहती है कि मास्टर के पास सिर्फ एक ही मूव बचती है और कभी भी वो इस मूव का इस्तेमाल करने में फेल नहीं होते। अब इनके दुश्मन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो ये कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल काफ़ी लो है, इस कल्टीवेशन लेवल में तुम एक ट्रू धर्मा बॉडी के सीक्रेट को कैसे रिजर्व करके रख सकते हो और तुम इसका यूज़ कैसे कर सकते हो, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। फिर वो गुस्से से कहने लग जाता है कि तुमने ज़रूर इसके लिए फॉरबिडन ड्रग का इस्तेमाल किया होगा या फिर तुम किसी फॉरबिडन तकनीक की किस्म इस्तेमाल कर रहे होगे। यूनजी अब उसकी तरफ आगे जाते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में कभी पता नहीं लगा पाओगे और तुम इसके पता लगाने की कोशिश भी मत करना। जब तुम हेल में पहुंच जाओगे तो वहां जाकर उससे किंग से इसके बारे में बात कर लेना। और अपनी ट्रू धर्मा बॉडी की मदद से उसके ऊपर अटैक के लिए तैयार हो गया था। ये देखते साथ ही उसका दुश्मन अब उसके तो होश ही उठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे करीब मत आना। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फार्मेशन बनती है और उस फार्मेशन में से 2 और एल्डर लोग बाहर आ गए थे और उन्हीं में से फिर एक गुस्से से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर आकर इस तरह हमारे लिए मुश्किलात को क्रिएट मत करो, अगर तुम ऐसे ही चलते करते रहो तो फिर हम तुम्हें मार देंगे। तो उसने वहाँ पर जो फार्मेशन बनाई थी इसे देखते साथ ही वो वाला बंदा काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि सीनियर ने एक्चुअली माउंटेन प्रोटेक्शन फार्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, अब मुझे नहीं लगता कि ये ट्रू फार्म ऑफ धर्मा मुझे कोई नुकसान पहुँचा पाएगी। और वही जो एल्डर वहाँ पर आया था उससे कहता है कि तुम इस वक्त किंग वैली में मौजूद हो, तो यहाँ पर हमने हज़ारों साल लगाकर एक ऐसा चीज़ बनाई है जिससे हमने पॉइजन ड्रैगन बागुआ सोल का नाम दिया, जो कि फार्मेशन है। इससे आगे बढ़ पाना तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, चाहे तुम इसके लिए कितना भी जोर क्यों ना लगा लो। ये सुनने के साथ ही यूनजी उन लोगों को कहता है कि ये जो पॉइजन ड्रैगन बागुआ सोल की तुम बात कर रहे हो ये एक फेमिलर नेम है। जहाँ तक मुझे याद है कि लोटस पीक पर किसी ने विजिट किया था और इस फार्मेशन के बारे में मुझसे पूछा था और इसमें उसे अपनी आप दी कल्टिवेशन का भी इस्तेमाल किया ताकि इस माउंटेन को प्रोटेक्ट किया जा सके। और मुझे भी देख लो, मैं अपनी माउंटेन की प्रोटेक्शन करने के लिए आदि कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और तुम्हें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सीनियर मेरे पास आया था उसका नाम था वैंग हैंग। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि मेडिसन किंग वैली का एल्डर कहता है कि यूनजी, वैंग हैंग तो एक ऑर्डिनरी सा बंदा था, वो तो इनर साइड का भी लीडर बनने का लायक नहीं था, लेकिन एंसेस्टर्स की मेहरबानी की वजह से वो एक लीडर बन पाया। और तुम भी यूनजी हजारों सालों से जिंदा हो, लेकिन तुम्हारा हमसे पंगा नहीं था। अब हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये उसके साथ खड़ा हुआ उसका साथी एल्डर भी कहने लग जाता है कि डीमन यूनजी, मैं तुम्हारी इस बात की तारीफ करता हूँ कि तुम एक जनरेशनल हीरो हो। तुम्हारा ये जो टैलेंट है ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन पीक के वक्त तो तुम्हें हराना मुश्किल था, तुम नंबर 1 थे। अब हमें हराने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। और अब तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है और ऊपर से तुम्हारा टेम्परामेंट देखो, अभी भी तुम्हारी ज़बान पहले जैसे चल रही है। अगर एक बंदे का टेम्पर उसके एबिलिटी से ज़्यादा हो तो समझ जाना कि वो मरने के करीब है। तो यूनजी उनकी बातें सुनने के साथ ही कहता है, ओ अच्छा तो ऐसी बात है। वो फिर उन दोनों को कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे हरा पाओगे तो मैं अपनी धर्मा बॉडी को ट्रांसफॉर्म ही नहीं करूँगा और तुम्हें ऐसे ही हरा दूँगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी जो स्वॉर्ड की पावर है ना वो रियाम ऑफ रिइंकार्नेशन के लेवल तक पहुंच चुकी है। तो मैंने इसकी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया। जो तुम लोगों ने माउंटेन के इर्द गिर्द प्रोटेक्शन फार्मेशन बनाई थी उससे भी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया। जिस पर एल्डर कहने लग जाता है कि क्या जोक मारा है तुमने, जबकि उसका जूनियर ब्रदर कहता है कि सीनियर ब्रदर, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए बल्कि इसे मारना होगा। अब तीनों के तीनों एल्डर्स फिर अपनी पावर को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ताकि उसे हरा सकें।
उन्होंने कुछ बीस्ट के स्पिरिट्स को समन कर लिया था। वो जैसे अटैक करने के लिए यूनजी के करीब जाते हैं कि यूनजी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उनको मार देता है। तो इस पर अब सीनियर ब्रदर काफ़ी हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो सच में काफ़ी टैलेंटेड है। हमने अपनी मेडिसन वैली की फार्मेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन ये तो उससे भी ब्रेक करने में कामयाब हो गया और ऊपर से इसने हमारे 8 पॉइजनस ड्रैगन्स को भी मार दिया। और कहीं ऐसा तो नहीं है इसने जैसे हमें बताया कि इसने उस फार्मेशन को ब्रेक थ्रू कर लिया था, तो कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा। और जबकि एल्डर भी यही कहने लग जाता है कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या। हमारी जो मेडिसन किंग वैली है इसका रिकॉर्ड हज़ारों सालों से मौजूद है। हम तीनों ने मिलकर इसे हराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम अपने माउंटेन की प्रोटेक्शन फार्मेशन को न बचा पाए। और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि जिस फार्मेशन की हम तारीफें किया करते थे वो इस डीमन ने बनाई है। लगता है कि अब हमारी मेडिसन वैली बिल्कुल नहीं बचने वाली। वो काफ़ी परेशान था कि फिर वहीं पर खड़ा हुआ किंग वैली का एक और एल्डर अपने सीनियर की तरफ देखता है। उसने शायद उससे किसी बात का इशारा किया था, जिस पर वो सीनियर ब्रदर हंसते हुए से कहने लग जाता है कि वेल, मैंने नहीं सोचा था कि एल्डर वैंग हैंग इतने कैपेबल होंगे। और ऊपर से जो हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो भी बिल्कुल सही नहीं हैं। और वो यूनजी को भी ये कहने लग जाता है कि यूनजी, अगर तुम आज हमें ये सच न बताते तो हमें सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ बनाकर रखा जाता और ऊपर से हम लोग सीनियर बैंक की इज्जत करते रहते। लेकिन अब देखो, अब सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। अब वो एल्डर लोग मन मन में ये भी सोचने लग जाते हैं कि जो हमें पुराने थ्री लैंड्स को मारा गया था, थ्री एल्डर्स जो कि मेडिसन किंग से बिलोंग रखते थे, उन्हें भी मारा गया था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। और ऊपर से जो इसके पास विजुअल स्वॉर्ड है जिसकी वजह से ये फार्मेशन को ब्रेक थ्रू कर सकता है, तो ये भी कोई झूठ नहीं है। लेकिन ये तो मरने वाला था, तो फिर इतना पावरफुल कैसे बन गया। और अगर ये सारी बातें सच हैं तो इसका मतलब है कि योंजी जैसा बिहेव कर रहा था बिल्कुल वैसा नहीं है। ये तो काफ़ी पावरफुल है। तो हमें यहाँ पर इस एंटरटेनमेंट में नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर रुक कर हमारे सीनियर का वेट करना चाहिए। जैसे ही एंसेस्टर सिक्वेशन से बाहर आ जाएंगे फिर देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। और फिर एक एल्डर कहने लग जाता है कि वेल यूनजी, आपने हमारी आंखें खोल दी, हमने आपको ऑफेंड किया, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। और वैसे भी तो आपको पता है ना कि हमारे जो सीनियर एल्डर वैंग हैं वो आपके दोस्त भी थे, तो उसके लिए भी हमें माफ़ कर दीजिए और हमें ज़िंदा छोड़ दीजिए। ऐसा ही कोई गलती नहीं करेंगे आइंदा। श्याओलियू उनकी बातें सुनने के साथ कह दिया कि एल्डर वैंग हैंग ने अपनी पूरी ज़िंदगी इनकी प्रोटेक्शन में लगा दी, लेकिन ये देखो जैसे ही मौका मिला तो ये उसके भी खिलाफ हो गए। ये तो काफ़ी हिपोक्रेट्स हैं। अब देखो सिचुएशन चेंज हो गई है तो कैसा बिहेव कर रहे हैं, जबकि थोड़ी देर पहले ये हमें मारने की बातें कर रहे थे। ये काफ़ी डिस्गस्टिंग है। तो चुआन भी ये देखकर अपने मास्टर को कहती है कि ये हिपोक्रेट्स हैं तो हमें इन्हें मारना होगा ताकि परमानेंटली फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम हो उसे ख़त्म कर सकें। यूनजी फिर उन तीनों को कहने लग जाता है कि मेरा एक रूल है, वो ये है कि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझे ऑफेंड करता है तो फिर मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता बल्कि उसे मार देता हूँ। इस पर वो तीनों एल्डर्स अब काफ़ी हैरान हो गए थे और कहते हैं ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब जैसा कि उसने अपनी धर्मा बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था और उन तीनों को कहता है कि आज के बाद से कोई भी मेडिसन किंग वैली में हिपोक्रेट नहीं रहेगा। इसी के बाद ही फिर वहाँ पर सिस्टम अपेयर होता है जो कि उसे कहता है कि इसने अपने दुश्मनों को हरा दिया तो उसके बदले में 20 पॉइंट्स मिल गए और ऊपर से थ्री सेंट रैम के विलन्स को हराया था तो 6 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और सारे पॉइंट्स इसकी लाइफ स्पैन में चले गए थे जो कि अब 69 हो जाता है। सिस्टम उसे कहते हैं कांग्रेचुलेशन, अब तुमने अपने एंशिएंट धर्मा बॉडी को भी परफॉर्म कर लिया। और इसी के साथ ही वो 9th रैम ऑफ द दाव पर भी पहुँच गया था। और फिर उसे बताया जाता है कि अब उसके लिए मेन क्वेस्ट आ गई है और इसकी वजह से वो अपने कमांड में डिसिपल को जस्टिस दिलवा सकता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि फैमिली मेन क्वेस्ट आ ही गई। और फिर वो ये भी कहने लग जाता है कि ओल्ड मैन जोनजी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अब मैं तुम्हारी बॉडी में आ चुका हूँ तो किसी भी डिसेबल को तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। जितने भी यहाँ पर 8 होली लैंड्स हैं मैं सभी को एक बाय एक रिक्लेम कर लूँगा। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम ग्रेट हॉल, द स्टार एंड द मून होली लैंड को देखते हैं कि वहीं पर आकर एक बंदा अपने मास्टर को कह रहा था कि जो 8 होली लैंड्स हैं ना, उन्होंने डीमन जोनजी को काफ़ी गुस्सा दिला दिया है और वो बदला ले रहा है। और ये जो बंदा जाकर उससे बातें कर रहा था ये मेडिसन किंग वैली से बिलोंग करता था और जाकर उससे बताता है कि वो किंग वैली पर भी तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, उसके बाद आप लोगों का भी नंबर हो सकता है, तो इसलिए हमें मिलकर उसे हराना होगा। तो जिस पर मास्टर उससे बताने लग जाता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मैंने उसके लाइफ स्टार को गिरते हुए खुद देखा था। मैंने एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म पर उस अपनी आंखों से उससे देखा था। अगर अभी तक वो जिंदा भी है ना तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, वो जल्दी मारा जाएगा।
और ड्रैगन वैली का भी एल्डर वहीं पर बैठा हुआ था और वो कहता है कि वो तुम लोगों को इसलिए हरा पाया क्योंकि तुम लोग काफ़ी वीक थे। और उन लोगों को ये भी कहने लग जाता है कि यूनजी का मेरे सामने नाम भी न लो, अगर हमारा सुप्रीम एल्डर तुमसे पंगा लेने के लिए चला जाता ना तो वो तुम्हें हराने में ज़रा बराबर देर न लगाता। और फिर मुस्कुराते हुए ये भी कहने लग जाता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सीक्रेट तकनीक नहीं है जिसका इस्तेमाल करके तुम किसी को हरा सको। मैंने सच कहा ना याओ वूचेन, अब तुम यहाँ पर आकर हमें धमकी दे रहे हो। और अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री वक्त है कि तुम यहाँ पर आकर हमें फ्यूचर के बारे में डरा धमका रहे हो तो क्यों ना फिर तुम जाकर सिक्वेशन में कल्टीवेशन करो। इस पर वोजन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसा कि वो एल्डर लोग थे इसलिए उन्हें कुछ नहीं कहता। कि वहीं पर एक लड़की भी बैठी हुई थी और वो कहती है कि अगर पैच रेचवोचन यहाँ पर आकर हमें यूनजी के बारे में बता रहे हैं तो ज़रूर वो किसी न किसी चीज़ के लिए तो कैपेबल होगा ही सही। लेकिन यहाँ पर आना और हमें बताना कि यूनजी हमें हरा देगा, ये अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और ऊपर से हम लोग ये भी तो जानते हैं कि उसका करीब अंत जल्दी होने वाला है और ना ही उसकी कोई फैमिली है और ना ही उसके पास कोई सेक्ट है जो कि उसका बदला लेगा। जिस पर एल्डर भी कहने लग जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तुम तो जानते हो कि वैंग हैंग और वो आपस में पुराना रिलेशनशिप भी रखते थे, इसलिए शायद दोस्ती में उसे मार दिया। और ऊपर से कौन सा मुश्किल था तुम लोगों की फार्मेशन को तोड़ना जो कि उसी के बनाया गया था। और ये सारी बातें कहने के साथ ही फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है क्योंकि उसे ये बात काफ़ी मजाकिया जो लग रही थी। जबकि वू चैन काफ़ी गुस्से में था और मन ही मन में यही कह रहा था कि ये लोग बास्टर्स हैं और कुछ नहीं, बस हमारी मदद नहीं करना चाहते। और फिर वहाँ से जाते हुए वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये जो 8 होली लैंड्स है ना, मुझे डर है कि कहीं इसे दोबारा से रीअरेंज ना किया जाए। तो उधर हम यूनजी को देखते हैं जो कि श्याओलू के पास बैठा हुआ था और कह रहा था कि देखो ये अपनी आप की प्रोटेक्शन ना कर सकी, लेकिन इसने उस बिल की प्रोटेक्शन की, चाहे इसकी मौत ही क्यों ना आ जाती। तो श्याओलू की आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं और वे कहने लगे यूनजी लगता है कि मैं आपकी एक अच्छी डिसिपल हूँ। असल में यूनजी बैठा हुआ वहाँ पर खुद से बातें किया जा रहा था कि श्याओलू उसकी कितनी अच्छी स्टूडेंट है कि तभी वो भी कहती है कि मास्टर मास्टर। यूनजी फिर उसे कहने लग जाता है कि यार लड़की तुम अब जाग जाओ, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हें मास्टर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इसमें अपनी जान खो देती तो मुझे इसका बहुत दुख होता। मैं नंबर 1 हूँ, अगर मैं खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, खुद का ख्याल नहीं रख सकता तो भला मैं तुम लोगों का कैसे ख्याल रखूँगा। जिस पर श्याओलू कहने लग जाती है कि मास्टर मैं आपकी बात समझ गई। और वो मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि मास्टर आप पहले से बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आप काफ़ी जेंटल बन चुके हैं, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर फ्यूचर में भी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो फिर भी मैं अपनी जान देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। और बस ये सारी बातें खुद से कहने के साथ ही वो मास्टर से चिपक जाती है। तो इस पर वो कहते हैं कि तुम भी ना। तभी वहाँ पर श्वान आ जाती है और कहती है कि श्याओलू क्या तुम जाग गई। कहता है कि लगता है कि हमारी 5th जूनियर सिस्टर सच में हेल से वापस आ गई। इस पर ब्रदर गाओ कहता है कि हाँ ये हमारे मास्टर की मेहरबानी है, अगर हमारे मास्टर अपनी तकनीक का इस्तेमाल ना करते तो वो मारी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी इलनेस को क्योर किया, देखो अब वो बिल्कुल ठीक है। यूनजी अब श्याओलियो के पास खड़ा हुआ था और उसे कहता है कि जब तुम यहाँ पर आई थी तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन मैंने तुम्हें डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट किया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। वो यही कहता है कि जब तुम यहाँ पर आई थी ना श्याओलू, उस वक्त तुम काफ़ी छोटी थी और वैंग हैंग तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन अब देखो अब तुम काफ़ी बड़ी हो चुकी हो, मैंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है, तो इसलिए मैं ही तुम्हें बचाऊंगा। जब उसके बाकी के स्टूडेंट्स ये सुनते हैं इसी के साथ ही वो हैरान हो जाते हैं। तो ये सुनने के साथ ही मास्टर गाओ कहता है कि जो हमारे मास्टर हैं ना, उन्होंने कभी ऐसे लफ्ज़ पहले तो नहीं बोले थे, लेकिन अब वो गेट ऑफ हेल से वापस आए हैं तो काफ़ी नरम दिल हो गए हैं। और श्याओलू कहती है कि मास्टर मैं उस वक्त काफ़ी छोटी थी जब वैंग हिंग इस दुनिया से चले गए थे, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जब हम मेडिसन वैली में गए थे तो हर कोई वैंग हिंग को ट्रेटर कह रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई ट्रेटर थे, बल्कि वो तो काफ़ी मेडिसन किंग वैली के साथ लॉयल थे। इस पर अब उनके मास्टर बताने लग जाते हैं कि वैंग हैंग। फिर वो हमें पास की बात बताता है कि जब वैंग हैंग की हालत काफ़ी ख़राब थी तो ये उसके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तुम इस मुसीबत में कैसे फंस गए। जिस पर मास्टर वैंग हैंग अब खांसते हुए उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि श्याओलू को मैं तुम्हें दे सकूँ। यूनजी उन्हें कहता है कि आपको तो पता है कि मैं सीक्रेट को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुझे इससे सख्त नफरत है, बताइए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वैंग हैंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो खांसते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी।
तुम्हें तो पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कितना पुराना दोस्त हूँ। फिर वो हंसता है और कहता है कि मैं तुमसे इसके लिए भीख मांग रहा हूँ। अब तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, और अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी कोई भी खबर मिले तो तुम इसके बारे में परेशान मत होना। एक दफ़ा फिर खांसते हैं और कहते हैं कि बस तुम श्याओलू को अपने साथ लेकर जाओ। ये उस वक्त छोटी बच्ची थी। तो मास्टर यूनजी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, और वो श्याओलू को लेकर वहाँ से चले गए थे। अब मास्टर यूनजी उन लोगों को यही बता रहे थे कि मैंने उसके बाद यही न्यूज़ सुनी थी कि वो लोग लॉर्ड ऑफ द ग्रीन क्लाउड होली लैंड के हाथों मारे गए थे। मेडिसन किंग वैली ने उन्हें एक्सपेल कर दिया था, तो फिर उन्होंने जाकर क्लाउड होली लैंड के साथ अपना हाथ जोड़ लिया था और वहाँ पर लोगों को ट्रीटमेंट देते थे। अब जैसे ही उसके स्टूडेंट्स ने डीमन सपाट प्लेग के बारे में सुना था, तो उसके बारे में युआन भी पूछती है और गाओ भी पूछता है कि आखिर ये डीमन सपाट प्लेग क्या चीज़ है। इवन युआन तो ये भी बताने लग जाती है कि मैंने हैंड बुक्स में पढ़ा है कि ये जो डीमन सपाट प्लेग होता है काफ़ी टेरेबल सी चीज़ है। चाहे वो कल्टीवेटर हो या ऑर्डिनरी बंदा, इससे बच पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लैक स्पॉट्स भी बन जाते हैं। पहले तो ये इतना फैटल नहीं होता, ऐसा लगता है कि बस थोड़ा थोड़ा सा बुखार है, लेकिन बाद में इसकी शिद्दत बढ़ जाती है। अगर ये तुम्हारी बॉडी में फैल जाए तो इसके बाद बॉडी में 7 हिस्सों से ये निकलना शुरू हो जाता है। फिर चाहे तुम कितने भी कोशिश क्यों ना कर लो, इसका इलाज कितना ही क्यों ना करवा लो, फिर भी नहीं बच सकते। यूनजी भी उन लोगों को कहने लग जाता है कि हाँ, मुझे ये वाक़या इसलिए याद है क्योंकि इसके बाद से ग्रीन क्लाउड होली लैंड के लोगों की बात करें या फिर मैडिसन किंग वैली के लोगों की बात करें, इनकी बाकी लोग काफ़ी इज्जत करते थे। ये बातें सुनने के साथ ही श्याओलू अब इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि इम्पॉसिबल, एल्डर वैंग हैंग कभी भी अपने लोगों को धोखा नहीं देंगे, वो बिल्कुल ऐसे बंदे नहीं थे। यो तो सीनियर ब्रदर भी कहता है कि यहाँ पर कुछ तो फिशी चल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाकी के सेक्ट के लोग अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानने को तैयार होंगे। कि तभी फिर यून जी को क्वेस्ट मिल गई थी, जिसमें उसे बताया जाता है कि ये एक साइड क्वेस्ट है। इसके लिए उसे एल्डर वैंग हैंग की डेथ का पता लगाना होगा। अगर वो इस क्वेस्ट को कंप्लीट करता है तो उसे 100 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, और ये 6 मेन क्वेस्ट में से एक था। ये देखकर तो ह्यूनजी हैरान हो जाता और कहता है कि क्या 100 पॉइंट्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन वो खुद को तसल्ली देते हुए ये भी कहता है कि ये पॉइंट्स तो ज़्यादा हैं और उनकी मौत को भी काफ़ी समय हो चुका है, तो मुझे अब इसका सीक्रेट ढूंढने में थोड़ी बहुत सी मुश्किल तो आएगी, लेकिन फिर भी मुझे सीक्रेट को ढूंढना तो होगा। अब वो अपने डिसिपल को बताते हुए कहता है कि वैंग हैंग, जहाँ तक मुझे याद है, वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर सकता था। वो तो एक सेंट था। अब मैं वापस मेडिसन किंग वैली जा रहा हूँ। मैंने उनके एल्डर्स को मार दिया, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई खतरा होगा। ये सुनने के साथ ही श्याओलू खुश हो जाती है और कहती है कि मास्टर, आपको मेरे ऊपर पूरा भरोसा है और वैंग हैंग पर भी भरोसा है, इसके लिए शुक्रिया। सीनियर ब्रदर फिर कहता है कि मास्टर, आप अभी अभी इंजरी से बाहर आए हैं, तो आपके लिए ट्रैवल करना सेफ नहीं होगा। आप ये काम मेरे ज़िम्मे लगाइए, और मैं कसम खाता हूँ कि तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक इस मिस्ट्री के पीछे का राज ना पता लगा लूँ। यूनजी अपने डिसिपल को कहता है कि वेल, मैंने अपना माइंड बना लिया, तो इसलिए मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाला, बल्कि इसके बजाय मैं तुम्हारे ज़िम्मे एक और काम लगाने वाला हूँ। श्याओ सी और श्याओ लियो अभी तक वापस नहीं आए, तो तुम जाकर पता लगाओ वो कहाँ पर फंस चुके हैं। और मैंने जैसा कि मेडिसन किंग वैली के एल्डर्स को हरा दिया, तो ये न्यूज़ हर जगह फैल गई होगी, तो इसलिए उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस तुम देखो कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, फिर उन्हें लेकर लोटस पीक पर पहुंच जाना। सीनियर ब्रदर कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। फिर मास्टर यूनजी गाओ और युआन को कहता है कि तुम दोनों भी अपनी इंजरीज से अभी तक ठीक नहीं हुए, तो तुम भी यहाँ पर रेस्ट करो जब तक मैं बाहर रहूँगा। तो इस पर वो दोनों कहते हैं कि ठीक है। ये बातें कहने के साथ वे यूनजी शाओलू की तरफ देखता है और कहता है कि जहाँ तक तुम्हारी बात है। इससे पहले कि वो उसे कुछ आगे कहते, तो शाओलू कहती है कि मैं आपके साथ जाऊंगी मास्टर। तो जहाँ मास्टर यूनजी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी हालत क्या है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो कि तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो जगह से फिर अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है और उससे कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। और मास्टर, जब तक मुझे इस सच्चाई का पता नहीं चलता, मैं तो बिल्कुल आराम नहीं कर सकती, और इसलिए मैं आपके साथ ही चलूँगी। वो तो उसकी टांगों को भी पकड़कर बैठ जाते, क्योंकि वो काफ़ी ज़िद्दी थी। तो अब मास्टर यूनजी कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकती हो। खैर, जैसे ही अब वो मेडिसन वैली में पहुंचे थे, तो ये कहती है कि मास्टर, आप तो बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रख रहे हैं। मास्टर यूनजी उससे कहता है कि वेल, अब अपने मास्टर पर हंसना बंद भी करो, और ये तुम्हारे हॉर्न्स क्या कर रहे हैं, इसे कहीं साइड पर रखो। तो वो अपने हॉर्न्स को छुपाते हुए हंसने लग जाती है।
फिर जैसे एक जगह पर गए थे, देखते हैं कि कुछ लोग खड़े हुए आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये भी साइड पर उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। एक लड़का अपने बाकी दोस्तों को बता रहा था कि मैं मेडिसन किंग वैली को छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्यूचर नहीं है। जो हमारे एल्डर लोग थे ना, एक बार का बंदा आकर उन्हें हरा देता है, इस तरह अब क्या इज्जत रह जाएगी। अब तो मुझे बाहर बताते हुए शर्म आएगी कि मैं मेडिसन किंगडम वैली से रखता हूँ बिलोंग। तो दूसरा लड़का अपने दोस्त को बताते हुए कहता है कि वेल, ये इतना भी पैथेटिक नहीं है। तुम्हें पता है ना कि यूनजी कौन है? वो एक ग्रेट डीमन किंग है, तो इसलिए वो यहाँ पर आकर उन्हें हरा सकता है। और वहीं पर मौजूद एक और बंदा कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने सही कहा, डीमन लॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था, तो उसके लिए इन्हें हराना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो वह पहले वाला लड़का बताने लग जाता है कि अगर तुम्हें पता हो कि सामने वाला बंदा स्ट्रॉन्ग है तो फिर तुम उसके साथ आकर फाइट करोगे ही क्यों? देखा अब क्या हाल हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसे 8 सेक्टर्स में रहने देंगे या फिर 10 सेक्टर्स में रहने देंगे। यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, कोई होप नहीं है। मैंने सुना है कि ग्रीन क्लाउड होली लैंड वाले कुछ स्टूडेंट्स को रख रहे हैं, तो मैं वहाँ पर जाकर अप्लाई करूँगा। और ऊपर से मैं मेडिसन किंग वैली में हमेशा तो रहता नहीं था, हमेशा बाहर ही रहता था, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसी के साथ खड़ा हुआ बंदा कहने लग जाता है कि जूनियर ब्रदर लू, तुम तो काफ़ी टैलेंटेड हो। मेडिसन किंग वैली अभी डिक्लाइन में है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर जाकर वहाँ अपनी जगह बना लोगे। अगर हम लोग ग्रीन क्लाउड होलीलैंड जाते हैं तो वहाँ में कुछ अटेंशन मिल जाएगी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कि तभी साइड पर से एक एल्डर आ जाता है, उन लोगों को कहने लग जाता है कि तुम लोगों को जाकर कल्टीवेशन करना चाहिए, यहाँ पर बैठ कर क्या ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। और वो लू को भी कहने लग जाते हैं कि लू, देखा फिर से तुम यहाँ पर हमारे बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हो, इन लोगों के दरमियान डर बिठा रहे हो। अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम इस तरह इन लोगों को तंग कर रहे हो तो मैं तुम्हें सेक्ट रूल्स के मुताबिक पनिश करूँगा। जिस पर लू कहने लग जाता है कि एल्डर लू, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, तो इस दफ़ा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। एल्डर लो उसे देखकर साइड पर अपना मुंह कर लेते हैं, तो इस पर स्टूडेंट हु को पता चल गया था कि वो बाल बाल बच गया है। अब वहीं पर जैसा कि यूनजी उनकी बातें सुन रहा था तो कहने लग जाता है कि मेडिसन किंग वैली की वाकई में हालत काफ़ी ख़राब है। और एल्डर लू भी अब अपने मन में ये सब कुछ बना चुके हैं, वरना तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम इतना इजीली यहाँ से जाने देते? उन्हें भी पता है कि यहाँ पर उनका कोई फ्यूचर नहीं है। कि लू कहता है कि सीनियर ब्रदर, लगता है कि आप इस सबको अच्छे से जानते हैं, कि शुक्र है कि कोई तो मुझे आउटर साइड का एक स्मार्ट पर्सन दिखाई दिया। श्याओलू जैसे ही लोग ये बातें सुनते हैं, इसी के साथ ही वो यूनजी को इशारा करते हुए उसे कहती है कि ये तो मास्टर बनने के लायक है, लेकिन वो ये सब कुछ मजाक में कह रही थी। लू फिर उन लोगों को कहता है कि हम इस कोल्ड वेदर में यहाँ पर खड़े रहकर तो बातें नहीं कर सकते, तो सीनियर ब्रदर आप मेरे साथ चलिए। वो फिर उन्हें एक साइड पर लेकर गया था जहाँ पर एक टेबल भी रखा हुआ था और बैठने की जगह भी थी। और लू फिर उनसे नाम पूछते हुए कहता है कि ब्रदर तुम्हारा नाम क्या है? यून उसे बताते हुए कहता है कि मेरा सर नेम जो है ना वो है यून, और मैं मेडिसन किंगडम वैली में ईयर ऑफ जीवुई में आया था, और ये मेरी यंगर सिस्टर है। लू ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपका जो सरनेम है ना वो तो ग्रेट नीमन के साथ मैच करता है, ये तो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात है। यूनजी भी अब एक्साइटेड हो जाता है और उसे कहता है कि मेरा गोल भी यही है कि मैं ना ग्रेट डीमंस की स्ट्रेंथ के जितना कल्टीवेट करना चाहता हूँ। जब उसके लेवल तक पहुँच जाऊँगा ना तो फिर मैं बाकी लोगों को दिखा दूंगा और इसी के साथ ही मेनलैंड में भी फेमस हो जाऊँगा। उसकी बातें सुनने के साथ श्यावलू हंसने लग जाती है, क्योंकि उसे तो सच्चाई पता थी कि यूनजी असल में यूनजी डीमन ही है। लू कहता है कि सीनियर ब्रदर, ये तो फिर अच्छी बात है, आपका गोल बहुत अच्छा है, तो इसके लिए क्यों ना एक टोस्ट हो जाए। और जो हमारे माउंटेन की प्रोटेक्शन के लिए फार्मेशन बनाई गई थी ना, उस डीमन ने इसे भी तोड़ दी थी। और ये कहा जाता है कि इस फार्मेशन को जिस बंदे ने बनाया था वो उस वक्त डेमी गॉड रियाम में था। यूनजी उसे कहता है कि मैंने सुना है कि जो था ना डीमन गॉड, वो यहाँ का मास्टर उसका अच्छा दोस्त था। तुम्हें अगर ये सारी बातें अच्छे से पता है तो तुमने अपने सीनियर ब्रदर को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? लू भी अब अपने नाक चिढ़ाते हुए उसे कहता है कि लगता है कि सीनियर ब्रदर आपको भी इसके बारे में पता चल गया, और जैसा कि मैंने आपको सारी सच्चाई नहीं बताई इसलिए मैं अपनी मिस्टेक को एडमिट करता हूँ। यूनजी फिर कहता है कि मुझे बताओ कि तुम लीडर वैंग हैंग के बारे में कितना जानते हो? लू कहता है कि जैसा कि आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा ही सही, तो मैं भी फिर आपको सारा सच सच बता देता हूँ। वो यही बताने लग जाता है कि ये जो वैंग हैंग था ना, इसके बारे में यही इन्फॉर्मेशन थी कि इसका ना जो दोस्त था वो डीमन जोनजी ही था। इसके साथ फ्रेंडशिप की वजह से बाकी लोग काफ़ी नाराज़ थे, तो बाकी लोगों को मद्देनज़र रखते हुए
जो हमारे एंसेस्टर थे उसे यहाँ के लीडर बना दिया गया था। और ये भी कहता है कि भला तुम एक अच्छे इंसान कैसे हो सकते हो जब तुम्हारा दोस्त एक ग्रेट डीमन हो। बस इन्हीं लोगों को लेकर बहस होती रहती थी। श्याओलू ये सुनने के साथ ही गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो यूनजी के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती थी। तो यूनजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब, और वो श्याओलू को शांत भी कर देता है। लू फिर उसके पास जाता है और कहता है कि वैंग के बारे में यही बताया गया था कि जो जहाँ पर पॉइजन की बीमारी फैली थी ना, इसके पीछे उसी का हाथ था। और उसने डीमन लॉर्ड जूमिन के साथ भी हाथ मिलाया हुआ था। और वो जिस इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करता था उसका नाम था घोस्ट पर्ल। घोस्ट पर्ल का सुनकर वो कहता है कि क्या घोस्ट पर्ल, जबकि शाओलू कहती है कि डीमन लॉर्ड जूमिन। ये नाम सुनकर वो काफ़ी हैरान थे। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है। यूनजी काफ़ी गुस्से में था और वो कहता है कि याओ वो चैन, जल्दी से तुम बाहर आ जाओ। श्याओलू से कहती है कि क्या आपको इस बातचीत से कोई क्लू मालूम हुआ है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आ गए। यू में उसे कहता है कि तुम फिक्र ही मत करो, मेरे पास जो न्यूज़ है वो डीमन लॉर्ड यू मिन के लिए काफ़ी है और बाकी मैं खुद ही पता लगा लूँगा, तुम अपने मास्टर पर छोड़ दो। श्याओलू सुनने के साथ ही खुश हो जाती है और कहती है कि मास्टर आप तो सच में काफ़ी हैंडसम हैं और इतने इंटेलिजेंट भी हैं। अब यूनजी को देखने के साथ ही वो चैन भी बाहर आ गया था और उसे कहता है कि यूनजी अब तुम काफ़ी आगे आ गए हो। तुम हर वक्त हमें यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए आ ही जाते हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम इतनी नरमी तुम पर अब दिखाएंगे। लेकिन बाकी के डिसेबल लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ग्रेट डीमन जोनजी दोबारा हमारे दरवाजे पर आ गया, अब इसे क्या चाहिए। दूसरा बंदा कहता है कि हमारे पास जब टाइम था हमें भाग जाना चाहिए था, अब हम लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। फिर उन्हीं में से एक बंदा अपने सर के ऊपर कुछ हॉर्न्स वगैरह लगा लेता है और वो कहता है कि अब से मैं मैडिसन किंग वैली का डिसेबल नहीं बल्कि लोटस पीक का डिसेबल हूँ। तो उसके इन हॉर्न्स को देखने के साथ जियालू हैरान हो जाती है, जबकि यूनजी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोटस पीक में डिसिपल की कोई भी शॉर्टेज नहीं है, मैं वैसे ही तुम्हें जाने दूंगा। जबकि वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग उसके करीब आ जाते हैं, उसे कहते हैं कि ये हंस हमें भी दे दो, हमें भी ये चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई और है। तो वो चैन को अब ये हरकतें देकर गुस्से में आ जाता है और वो लोगों को कहते हैं तुम्हें पता है कि हमारा सेक्टर ऑलरेडी डेंजर में है। उसने जो अटैक उन लोगों के ऊपर किया था इसी के साथ ही वो लोग पीछे जाकर गिरते हैं। जबकि उसकी ये हरकतें देखकर उसे यूनजी कहता है कि लगता है कि तुम्हारी इस मेडिसन किंग वैली की हालत काफ़ी ख़राब है। यू वो चैन उसे फिर कहता है कि यूनजी आकर तुम्हें यहाँ से चाहिए क्या, तुम यहाँ पर आए, तुमने फार्मेशन को भी खैर उसे तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया, वो बात समझ में आती है, लेकिन तुमने यहाँ के थ्री सेंस को भी मार दिया जो कि पीक ऑफ द सेंट राम पर थे। भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि तुम्हारी शतरंज सिर्फ 9th लेवल ऑफ द दाव पर है। यूनजी उससे कहता है कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या चाहिए, वैसे मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। और फिर मुस्कुराते हुए ये भी कहता है कि मैं वैंग किंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मन ही मन में ये कहता है कि मैं इसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ, हकीकत में मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। वूचेन जैसे ये सुनता है उसी के साथ ही हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या। ये सुनने के साथ ही डिसिपल लोग कहने लग जाते हैं कि वैंग हैंग ये वही है ना जिसने डीमन सपोर्ट प्लेग को यहाँ पर फैलाया था, लेकिन यहाँ पर उसकी बात क्यों चल रही है, क्या कोई और भी सीक्रेट है। जबकि पीछे खड़ा हुआ बंदा उन दोनों को कहने लग जाता है कि तुम मेरे हॉर्न्स तो वापस करो। वो चैन तो जानता था कि वैंग हैंग बेकसूर था और वो मन मन ये कहता है कि यूनजी अब इन लोगों को सारी सच्चाई ना बता दे, मुझे इसे रोकना होगा। वो अब हंसते हुए यूनजी को कहने लग जाता है कि वैंग हैंग के बारे में क्या, तो उसकी सच्चाई मुझे मालूम है कि उसने इनोसेंट कल्टीवेटर्स और ऑर्डिनरी पीपल को मार दिया और इसमें सारी उसी की गलती थी। और यूनजी तुम यहाँ पर हमेशा मेडिसन किंग वैली के लोगों का ह्यूमिलेट करने के लिए आते हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं अपने ट्रम्प कार्ड का यूज़ नहीं करूँगा। तभी वो एक फार्मेशन बना लेता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मरने के लिए खुद आ ही गए हो तो क्यों ना फिर तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूं। उसने ये स्पेल का इस्तेमाल किया था तो लोग यही कहने लग जाते हैं कि ये तो आई ऑफ द गू गॉड स्पेल है ना, ये स्पेल रियली यूज़ किया जाता है। ये ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि इसके अलावा इसके जो पास जो स्नेक्स हैं उनके पास एक स्ट्रेंज पॉइजन होता है। वो पॉइजन जिस किसी को भी टच कर देगा ना, चाहे वो डेमीगॉड राम में क्यों ना हो, ये उसे भी मार देगा। ये सुनने के साथ है दूसरा लड़का कहता है ओ अच्छा, तो हमें पहले क्यों नहीं पता था कि हमारे एंसेस्टर के पास ये चीज़ मौजूद है, उन्होंने पहले क्यों छुपा कर रखी हुई थी। जैसे स्नेक साहब वो यूनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तो श्याओलू ये देखकर हैरान हो जाती है और मास्टर को कहती है कि मास्टर, जबकि यूनजी ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी, इस स्वॉर्ड की मदद से उन स्नेक्स के ऊपर अटैक करके उन स्नेक्स का काम वहीं पर ख़त्म कर देता है।
वो चैन ये देखकर मुस्कुराते हुए से कहता है कि ये इतना आसान नहीं है कि तुम इतना जल्दी इस काम को ख़त्म कर दो। श्याओलू की नज़र एक स्नेक पर पड़ गई थी जो कि उसकी पाँव की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो वो कहती है कि मास्टर ज़रा अपने पाँव को देखना। यूनजी पीछे मुड़कर देखता है कि तभी एक स्नेक जाकर उसके पाँव के ऊपर बाइट कर लेता है और फिर बाद में देखते हैं। वो चैन हंसते हुए कहता है, यूनजी अब तुम ख़त्म हो गए। मेरा स्नेक ना सिर्फ पॉइजनस है बल्कि इसके अलावा ये तुम्हारी कल्टीवेशन को भी सील कर देगा। अब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तुम परिटेंड करो या न करो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। वो चैन की ये पावर देखने के साथ वहीं पर मौजूद डिसिपल कहते हैं कि मास्टर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा से मेडिसिन किंग वैली को ज्वाइन करेंगे और हम आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। हम इस वक्त गलत थे लेकिन आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। और वो जिसको वो हाथ उतार रहे थे वो बंदा नीचे चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम अब ऐसा करना बंद करो। ह्यूनजी उसकी बातें सुनने के साथ मुस्कुराता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे इस स्नेक को देखना चाहता था। मैंने इसके बारे में सुन के रखा था कि ये डेमी गॉड को भी पॉइजन कर सकता है। अब मैं देखता हूँ कि ये मुझे नुकसान पहुँचाता है या नहीं। वो चैन ने यूनजी का जो रिएक्शन देखा था ये देखकर परेशान हो गया था और कहता है कि इसके रिएक्शन से मुझे लग रहा है कि इस स्नेक का असर इसके ऊपर नहीं होने वाला, ये कुछ तो मुझसे छुपा रहा है। फिर वो यूनजी को कहता है, यूनजी अब तुम परिटेंड करना बंद कर दो। अगर तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठोगे ना तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हें जाने दूँ या फिर तुम्हें मार दूँ। मैंने इसके लिए अपने स्नेक का इस्तेमाल किया और मैं इसे बिल्कुल ज़ाया नहीं होने दूंगा। अगर तुम यहाँ पर घुटनों के बल बैठकर मेरे से माफ़ी मांगोगे तो मुझे लगेगा कि मेरा ये स्नेक अपना काम पूरा करके गया। यूनजी इतना सुनता है तो वो फिर अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ उसने 10 डायरेक्शन ऑफ हेवन एंड अर्थ को भी एक्टिवेट कर लिया था। इतने में ही उसकी अब धर्मा बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। तभी हम एक स्पिरिट को देख सकते हैं और वो अपने स्पिरिट को कहता है कि तुम आगे बढ़ो और उसके ऊपर अटैक करो। ये देखने के साथ ही वो चैन हैरान हो जाता है और खुद से कहता है कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जूनजी अभी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। अब उसका स्पिरिट जाकर अटैक करने में कामयाब हो गया था। इससे यूनजी की हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि ये जो टेक्निक थी ना ये अननोन थी, लेकिन पॉइजन के बावजूद भी वो इसे कैसे रेजिस्ट कर सकता है। श्याओलू ये देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि मैं मास्टर के बारे में जानती थी, इन्हें हराना इतना आसान नहीं है। जबकि इसी किंग के डिसिपल कहते हैं कि हमें नहीं लगा था कि हमारे एंसेस्टर इस तरह यूनजी के हाथों हार मान जाएंगे। हमें लगा था कि इसकी स्पिरिचुअल पावर सील हो चुकी होगी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं लग रहा कि उसकी स्पिरिचुअल पावर को सील किया गया है। उसकी ये बात सुनने के साथ ही यूनजी उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो। इस अटैक को झेल पाना उस डिसिपल के पास की बात नहीं थी और वो वहीं पर मारा जाता है। उसके साथ खड़े हुए बाकी साथी लोग ये देख कर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये तो एक चुटकी में मारा गया। ह्यूनजी फिर उसे मारने के बाद वो चैन के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम अभी यकीन हो गया है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। वो फिर अपनी स्वॉर्ड को उसके कंधे के ऊपर रखता है और कहता है कि मुझे सब कुछ बता दो कि उस वक्त क्या हुआ था। अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो चैन अभी भी सच बताने को तैयार नहीं था और कहता है कि सच यही है कि वैंग हैंग ने उस प्लेग को यहाँ पर फैलाया था और वो लॉर्ड ऑफ द हेमली स्काई हॉली लैंड के हाथों मारा गया था। यही सच है, तुम्हें इसके अलावा मुझसे और क्या जानना है। ये सुनने के साथ ही यूनजी फिर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके बाजू को काट देता है। यूनजी फिर उसे कहता है कि तुम जैसा कि मुझे सच नहीं बता रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारे एक हाथ को काट दिया है। जबकि वो चिल्ला रहा था क्योंकि उसके बाजू कटने की वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। ह्यूनजी उससे कहता है कि मैं तुमसे एक ही वर्ड कहूँगा और वो है घोस्ट पर्ल। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाता है और मन ही मन में कहता है कि आखिर इसे इसके बारे में कैसे पता। यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम जूनियर ब्रदर लू को देखते हैं जो कि कह रहा था कि वेल मैंने नहीं सोचा था कि ह्यूनजी इतना जल्दी यहाँ पर आ जाएगा और मुझे पता चला है कि यहाँ पर लिंग फेंग आया हुआ था जो कि उसका एल्डर डिसिपल है। इसी के साथ साथ फिफ्थ डिसिपल श्याओलू भी उसके साथ है। मुझे सीक्रेट यहाँ पर इधर उधर घूमने की वजह से मालूम हुआ। और वैसे भी ह्यूनजी को यहाँ पर आए हुए कितना वक्त हो गया है, क्या अभी तक ह्यूनजी ने उसे मार दिया। फिर उसे ह्यूनजी की बात याद आती है जब वो उससे कह रहा था कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि मैं हर उस बंदे को एलिमिनेट कर सकूं जो कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ये बातें याद करके वो कहता है कि उसका एल्डर डिसिपल मुझे लगता है कि काफ़ी
अच्छे से अल्फाजों से बात कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाकर लोग और ज़्यादा मोनोलिटिक हो जाते हैं। अब जैसे ही वो उन लोगों के करीब पहुंचा था जहाँ पर फाइट हो रही थी, कि ये भी घोस्ट पर्ल की आवाज़ सुन लेता है। ये कहता है कि मैं लेट हो गया हूँ, वो बैटल ऑलरेडी ख़त्म हो गई होगी। चलो अब बैटल तो मैं देखने से रहा, अब मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर ये डीमन लॉर्ड किस तरह दिखाई देता है, क्योंकि वॉइस से तो वो मुझे कहीं सुना सुना दिखाई दे रहा है। जैसे ही करीब पहुंचा था कि तभी ही यूनजी उसकी तरफ देखकर कहता है कि कौन। तो ब्रदर लो यूनजी को इस तरह देखकर कहता है कि इसकी स्किल्स तो काफ़ी अमेजिंग हैं। जबकि वो चैन अब वहीं पर घुटनों के बल लेटा हुआ था और वह कह रहा था कि एम्परर यून प्लीज़ मुझे जाने दो। और वह खुद से यही कहता है कि मेरा एक हाथ ऑलरेडी जा चुका है, अब मैं अपना दूसरा हाथ नहीं खोना चाहता, तो मुझे इसे बताना ही होगा। और वह खुद से ये भी कहता है, किंग मैं तुमसे हेल्प मांगने के लिए आया था, तुमने उस वक्त मेरी हेल्प नहीं की, तो इसलिए अब एग्रीमेंट को आगे जारी रखना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मुझे अपना जान बचाना है तो इसे सारा सच बताना होगा। और फिर वैंग एंग के बारे में बताते हुए कहता है कि जिनकी बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स पाए गए थे ना, वैंग हैंग उनके कांटेक्ट में रहा था। उसने अपनी सारी मेडिकल एंशिएंट तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके बाद ये मालूम किया था ये कि डीमन स्पॉट प्लेग है। उसने जाकर ये सारी बातें मुझे बताई, तो मैंने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करवाई। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसे ये मालूम हुआ कि इसके पीछे ग्रीन क्लाउड होली लैंड का हाथ है। और जिस बंदे के ज़िम्मे उसने ये काम लगाया था, वो आकर वो चैन को बता देता है इसके पीछे लॉर्ड जू मिन का हाथ है और यही उसकी स्पेशलिटी है। इसका अभी तक कोई भी क्योर हमें नहीं मिल पाया, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। तो वो चैन फिर अपने उस इन्वेस्टिगेशन वाले बंदे को कहता है कि वेल जो कोई भी इसके पीछे है ना, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। फिलहाल हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो यही है कि हमें इस डिज़ीज़ के इलाज को ढूंढना होगा। और फिर बताता है कि मैं ओरिजिनली उनके ईवल डीड्स को एक्सपोज करना चाहता था, कि तभी ही किंग जाओजी मुझसे मिलने के लिए आ गया। अब जैसे ही किंग उसके पास आया था, वो आते साथ ही कहता है कि मेरे बच्चे के पास ना गोस्ट पर्ल आ गया है, वो उसे टॉय की तरह यूज़ कर रहा है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत सा नुकसान भी हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका इतना नुकसान था कि आप लोग इसके ऊपर ओवर रिएक्ट करना शुरू हो गए। वो चैन उससे कहता है ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पर मुझसे सिर्फ यही बात करने के लिए आए हो। तो आगे से वो कहता है कि नहीं, हमारे पास एक ऐसी कल्टीवेशन की तकनीक आ चुकी है जिसका इस्तेमाल करने के बाद तुम अपनी गू तकनीक को रिफाइन कर पाओगे और जल्द ही जो डेमीगॉड रियाम में है उन्हें भी सप्रेस कर लोगे। अगर तुम चाहो तो हम गिफ्ट के तौर पर तुम्हें वो चीज़ें दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, उनके पास इसके अलावा कुछ गिफ्ट वगैरह थे जो ट्रेयर के तौर पर उन्हें दे देते हैं। श्याओलू ये सुनने के साथ कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने जिस स्नेक तकनीक का इस्तेमाल हमारे मास्टर के ऊपर किया था, ये तकनीक भी उन्हीं लोगों ने तुम्हें सिखाई थी। ह्यूनजी फिर उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसा केस नहीं है, इसकी वजह से तुम तो उस बीमारी का इलाज ना ढूंढ पाए, और ऊपर से तुम किंग जोर के साथ जो भी बातें की वो तुम्हें पता था कि आखिर सामने आना ही था। जिस पर वो चैन उसे बताता है कि किंग के पास उसका क्योर तो आ चुका था, लेकिन हमें उस एंटीडोट को सबसे पहले फर्नेस में फेंकना था। उसने अपनी कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उन्हें साथ में मिलाकर रिफाइन किया। 3 दिन और 3 रातों के बाद ही हम लोग उसका एंटीडोट हासिल कर सकते थे। श्याओलू ये सुनकर हैरान होती है और कहती है कि फिर एल्डर वैंग हैंग के बारे में क्या। यूनजी भी कहता है कि वैंग हैंग एक सेंट था, तो वो इतना इडियट नहीं था। आखिर तुमने उसे थ्रेट करने के लिए क्या किया। वो चैन कहता है कि वैंग हैंग की लाइफ में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये कि मेडिसन किंग वाली, और दूसरी वो बच्चा जो कि उसने अडॉप्ट किया था। शियाओलू जानती थी कि वो वही है। ये बात सुनकर वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। जूनियर ब्रदर लू भी साइड पर खड़ा हुआ ये बातें सुन रहा था और कहता है कि अच्छा, तो ये वो स्टोरी है जो हमसे छुपाई जा रही थी। ये जो राइटियस सेक्ट के डिसिपल होते हैं ना, हमेशा मुझे हैरान कर देते हैं। यूनजी फिर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो कहता है तुमने तो भी कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे, फिर मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। यूनजी कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें सच में माफ़ करने वाला था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी इस डिस्गस्टिंग स्टोरी को सुना है, तो क्यों ना मैंने सोचा कि तुम्हें फैंग हैंग के पास ही भेज दूँ, ताकि तुम जाकर इस सब के लिए उससे माफ़ी मांग सको। श्याओलू जो कि काफ़ी इमोशनल थी, तो यूनजी उसके पास आता है और उससे कहता है कि लिटिल वू, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, हम फैंग हैंग का बदला लेकर रहेंगे। जबकि वो कहती है लेकिन एल्डर फैंग हैंग।
जब वो बदले वाली बात पर गौर करती है तो अपने मास्टर को कहती है कि मास्टर आपके कहने का क्या मतलब है। ह्यून उसे कहता है कि मैंने सुना है ग्रीन क्राउड होडी लैंड के लोग कुछ डिसिपल्स वगैरह को रिक्रूट कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा बंदा जो कि 9th लेवल ऑफ द दावर याम पर हो, उसके 6 डिसिपल्स हों जो कि उसकी कमांड के अंदर काम करते हों, और उसकी इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो एक पूरे सेट को वाइप आउट कर ले, तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। और वो जूनियर ब्रदर लू की तरफ भी देखते हुए कहता है, अरे बच्चे, क्या तुम भी हमारे साथ आओगे। और उसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।